बहुत बहुत स्वागत है इस कोर्स के अंदर। और ईश्वर से मेरी ये प्रार्थना है कि ये कामयाब हो हम इसमें। आप सभी लोगों ने कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ किया होगा प्रयास, आपको सबको बहुत कुछ आता होगा और कोशिश है कि हम कुछ इसके अंदर ऐड करके जाएंगे जब ये कोर्स एंड होगा। और इसका कोर्स का बेसिक कंसेप्ट ये समझिए, इसमें आप ही ने सभी कुछ करना है। और इसके अंदर जब हम करने जा रहे हैं तो इस कोर्स का नाम हमने दिया है कुंडली एनालिसिस रिसर्च। अब कुंडली एनालिसिस रिसर्च में आप में से बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे होंगे, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजर्स के साथ आती है वो आती है कि हम चाहते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन सही जाए, ठीक है, और यहीं हम गलती करते हैं। सही नहीं जा सकती प्रेडिक्शन, पहला ये नियम बना लीजिए, आप नोट कर लीजिए कि प्रेडिक्शन सही नहीं जाएगी। प्रेडिक्शन है क्या, पहले समझिए। एक बोरी है, उसके अंदर गेहूं भरे हुए हैं। आपसे कहा जाए बगैर तोले हुए बताइए कितना वजन होगा इसका, तो जो रोज गेहूं तोलता है वो थोड़ा अप्रोक्सीमेटली करेक्ट बता देगा कि इसके अंदर 40 किलो होगा। जिसने कभी तोलने से कोई लेना देना नहीं है वो हो सकता है 30 किलो बताएगा, और कोई हो सकता है 70 किलो बता दे जिसको वजन का अंदाजा ही नहीं है। एक्चुअल में वजन है उसका 36 किलो, 36 केजी। तो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर है जो 36 केजी के आसपास बताने की कोशिश करेगा। 36 केजी दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि बगैर आप वेट किए हुए थोड़ी बता सकते हो किसी के अंदर 36 केजी वीट है या क्या है। तो आप जब भी ये सोचते हो कि मेरी प्रेडिक्शन सही जाएगी या सही जानी चाहिए, तब आप समझ लीजिए कि आप शुरुआती गलत कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे लोग घर पे बैठे रहते हैं कि जी हमें तो प्रेडिक्शन करनी आती नहीं। किसी को भी नहीं आती। जो बाजार में प्रेडिक्शन कर रहे हैं क्या उन्हें आती है क्या? किसी को नहीं आती। जो बहुत बड़े बड़े बाबा बने हुए बैठे हैं और आप देखते हो लंबी लंबी दाढ़ी रखे कुछ भी बोल देते हैं, जुलाई के अंदर इंडिया बर्बाद हो जाएगा, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाएगी। कितने वीडियो देखे होंगे आपने? हुई कोई लड़ाई? एक भी लड़ाई नहीं हुई। तो आपको सबसे पहले तो ये करना है कि ये एस्ट्रोलॉजी है, ये कोई सर्टेनिटी नहीं है। 2+2 इज नॉट इक्वल टू 4। तो एस्ट्रोलॉजी में मैं आज जो इनिशियली कुछ बातें करूंगा वो इसलिए करूंगा कि आपके माइंड का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, देन ओनली आप एनालिसिस करोगे। हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम वो शर्तियां वो नहीं बता रहे कि भाई आपके साथ ऐसा ही हो जाएगा। उसका कोई तरीका नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। हाँ, हमें जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो हम उसके आसपास जा सकते हैं। बोरी के अंदर 36 किलो गेहूं भरा हुआ है, 36। कोई नहीं बता सकता दुनिया में 36 भरा हुआ है, मगर जिसको एक्सपीरियंस है वो अंदाजे से जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसके आसपास का फिगर बगैर मेजर किए हुए बता देगा। ऐसे ही हम जब एक कुंडली को देखते हैं किसी भी व्यक्ति की को, तो आप चाहोगी आप उसकी मैरिज की वही डेट निकाल के दे दोगे। गोरा होगा, काला होगा, पेट में इसके होगा, यहाँ पे कैंसर होगा, जैसे लोग करते हैं ना एनालिसिस में, गले में होगा, कैंसर ही होगा, फला नहीं होगा, डिका नहीं होगा। कोई तरीका नहीं है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो बता दे। आप जब प्रेडिक्शन करने लगते हो, यही नौकरी करता होगा, मुझे नौकरियों का नाम तो बता दे कोई। जब नौकरी तो हम जब प्रेडिक्ट कर पाएंगे क्या करता होगा। आप एक पर्टिकुलर टेक्निकल जॉब है, टेक्निकल जॉब में 5000 तरीके के जॉब हैं जो आपने कभी सुने ही नहीं, तो हम कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं? उसके जॉब के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। हमें एक्चुअली उसका बेसिस केवल पकड़ना है, उस जगह पर नहीं पहुंचना। बेसिस पकड़ने का मतलब है हमें इतना अंदाजा होना चाहिए कि इस व्यक्ति की एजुकेशन क्या हो सकती है। हो सकती है वर्ड बोल रहा हूं, देश काल परिस्थिति है। आज के जमाने में सब कुछ मॉडिफाई हो सकता है। पुराने जमाने में हम बताते थे एक आदमी के 6 बच्चे होंगे, 7 बच्चे होंगे, 8 बच्चे होंगे। आज बोल सकते हो? क्यों? क्या कुंडलियां बदल गई, इंसान बदल गए? नहीं बदले। आज आपने अपने कंट्रोल में कर लिया बच्चे करना। आज बायोलॉजी आ गई है, उसके अंदर मेडिकल साइंस आ गई है। तो मेडिकल साइंस आ गई है तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से सोचना पड़ेगा। कुंडली तो वही है, शास्त्र वही है, मगर अब आप 6 या 7 या 8 बच्चे किसी को नहीं बोल सकते, आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत जाएगी। तब हम क्या करेंगे? हम उस चीज को प्रेडिक्ट करना बंद कर देंगे। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। कितने बच्चे होंगे नहीं बता सकते, पहले बता सकते थे, क्योंकि पहले आपके कंट्रोल में कुछ नहीं था, सब विधाता के कंट्रोल में था। विधाता की जो भी चीज है, ये कलयुग है, दंड युग है, इसके अंदर हमने सब चीजों को अपने हिसाब से परिवर्तित कर दिया है। परिवर्तित कर दिया है तो उन फील्ड में आप बिल्कुल मत घुसिए। ये मैं स्टार्टिंग की बातें इसलिए बता रहा हूं कि जो चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, जहां आप घुसेंगे वहां पर फंसेंगे। आपको बिल्कुल नहीं करना कि कितने बच्चे होने वाले हैं इसके, ये पर्टिकुलर नौकरी करेगा।
सरकारी नौकरी के वो निकाल रहे हो आप कॉम्बिनेशन है, सरकारी नौकरी है ही नहीं तो मिलेगी कैसे? सूर्य क्या कर लेगा बेचारा? सूर्य क्या कर लेगा? सभी लोग पढ़े लिखे हो गए, पहले पढ़ा लिखाई कोई नहीं होता था, तो जो पढ़ लिख गया उसकी कुंडली पंडित जी ने देखी, बोल दी नौकरी लग जाएगी तेरी। क्या बनेगा? मास्टर बन जाएगा, और कोई जॉब ही नहीं होता था। भाई जॉब क्या होता था? मास्टर बनेगा, रेलवे में चला जाएगा, पुलिस में चला जाएगा, आजकल लाखों जॉब है। तो आपको इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना है, सूर्य नौकरी नहीं लगाएगा आज के जमाने में। तो हमें सारे कंसेप्ट को बदलना है, क्लासिक्स के बेस पर नहीं चलना। स्टार्टिंग की मैं जो आपको ये बातें बता रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल और बड़े एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ। आपकी दो चार एक आध दो तुक्केबाजी में प्रेडिक्शन सही चली जाती है, दैट इज नॉट प्रेडिक्शन। आपको ना ही तो एक्यूरेट होना है, जब आप एक्यूरेट होने की सोचोगे तो फंसोगे। आप जहां यहां तक पहुंचने की कोशिश कर लोगे कि उंगली में दर्द होगा और कांटा चुभेगा, नहीं बता सकता कोई भी, दुनिया में कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं बता सकती। आपकी उंगली में दर्द होगा, हाथ में दर्द होगा, यहां तक रुक जाइए बस, कि आपके हाथ में प्रॉब्लम आएगी। कोई भी आपके पास ये पूछने नहीं आएगा मुझे क्या बीमारी होगी, आपके पास क्या पूछने आएगा? ज्यादा से ज्यादा जो ठीक है वो तो कभी ये पूछने आएगा ही नहीं मुझे बीमारी होगी क्या। आपके पास तो बीमारी आएगा, और बीमार आपके लेके आएगा कि मुझे तो पेट में दर्द रहता है, अब इसका इलाज बता दे भैया क्यों है। तब आपने दशा और अंतर दशाओं के बेस पे देखना है कि भाई इसका, हाँ पेट की बीमारी नजर आ रही है कुंडली में, और ये इसकी दशाएं कब तक चलने वाली है, ट्रांजिट कब तक चलने वाला है, उस समय तक इसकी स्थिति ये खराब रहने वाली है, इसके बाद इसकी दशाएं बदल जाएंगी। क्या वो भी पेट की बीमारी दिखा रही है क्या? तो आपको लगेगा नहीं ये पेट की बीमारी नहीं दिखा रही, तो आप उसको कहोगे कि आपको आराम मिल जाएगा जल्दी। आप देख रहे हो कि और भी गंभीर होती जा रही है तो एनालिसिस के बेस पर, तब आप उसको कहोगे नहीं आपकी स्थिति और खराब हो सकती है। आपके पास कोई ब्लाइंड प्रेडिक्शन के लिए नहीं आएगा, ना आपने करनी है। जैसे क्या करता है, एक व्यक्ति ने ग्रुप पे कुंडली डाल दी, मैं तो हैरान रह जाता हूं, इतने महान एस्ट्रोलॉजर है, सारी चीजें बताना शुरू कर देते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर। पॉसिबल नहीं है भाई, आप क्यों उस एरिया के अंदर जा रहे हो जो इम्पॉसिबल है? आपकी तुक्केबाजी है, उसे तुक्केबाजी बोलते हैं। 4 चीजें बोलोगे तो सही हो जाएंगी, कुछ भी बोल दो। आपने कोई कुंडली देखना भी नहीं आना चाहिए, मंगल सारे काम करा देता है। देखो मंगल भी कराता है ना, शादी करा देगा मंगल आपका, मंगल आपकी लड़ाई करा देगा, मंगल आपके अंदर ताकत दिलवा देगा, मंगल आपके अंदर जोश दिलवा देगा, मंगल आपकी सरकारी नौकरी लगवा देगा, मंगल आपकी उसमें फायर ब्रिगेड में नौकरी लगवा देगा, वो आपको केमिकल का काम करवा देगा। कौन सा काम है जो नहीं करवा सकता? गुरु कौन सा काम नहीं करवा सकता? आप जब जस्टिफाई करने लगो तो सब चीजें जस्टिफाई कर सकते हो किसी भी भाव से। 5वें भाव से आपको जो काम करवा सकता हूँ बताओ मैं। आपकी मैरिज करा सकता हूँ 5th हाउस से, मैं 5th हाउस से मैं संतान पैदा करवा सकता हूँ, 5th हाउस से पोते पोती पैदा करवा सकता हूँ, 5th हाउस से आपको एजुकेशन दिलवा सकता हूँ, 5th हाउस से पैसे दिलवा सकता हूँ, मैं बीमारी ठीक करवा सकता हूँ, 5th हाउस से मैं बीमार भी कर सकता हूँ। आपको लंग्स में प्रॉब्लम कर देगा 5th हाउस, लिवर में प्रॉब्लम कर देगा 5th हाउस, हार्ट में प्रॉब्लम कर देगा 5th हाउस, और वो आपको बीमारी से निकाल भी देगा, और हार्ट अटैक करवा देगा आपको। हर एक बीमारी करवा दूंगा मैं 5th हाउस से, कराना चाहूंगा तो। इसको बोलते हैं फिटोलॉजी। एक एस्ट्रोलॉजी में जो चीज चलती है आपके इंस्टीट्यूट में, जो जिस भी जगह पढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं फिटोलॉजी। कि एक इवेंट पकड़ा और इवेंट पकड़ के जबरदस्ती ये देखो यहाँ पे 8वें में चला गया, 7वें से देख रहा है, 5वें से देख रहा है, 12वें से देखना है। आपको इन सब चीजों से बाहर निकलना है। ये मैं बिगिनिंग में इसलिए बातें बता रहा हूँ क्योंकि हमें इसमें बहुत ईमानदारी से करना है जो काम करेंगे अभी हम कुंडली एनालिसिस का। ईमानदारी का मतलब है आपकी कोई इवेंट आपका जस्टिफाई हो या ना हो, इस बात की आपको परवाह नहीं करनी है, मगर अपना बेसिक कंसेप्ट से बाहर नहीं निकलना। कंसेप्ट जो है आपकी इवेंट मिल नहीं सकता है। जहां आप इवेंट को मिला रहे हो इसका मतलब आप अन्याय कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी के साथ। मिल ही नहीं सकते क्योंकि आपके प्रारब्ध के बेस पे सभी इवेंट नहीं होते। अब यदि आप मेरे वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि आपके प्रारब्ध के बेस पर सारे इवेंट नहीं होते लाइफ के अंदर। जब हम देखते हैं ना कि नहीं ये तो ना दशाई चल रही है ना ट्रांजिट ईयर, फिर इवेंट हो गया तो अब हम क्या करते हैं, हम जबरदस्ती सी करने लग जाते हैं। फिर हम उसके डिविजनल चार्ट में चले जाएंगे, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा, जहां जुगाड़ हो गया फिर हमने बता दिया इस वजह से हो गया है। दिस इज कॉल्ड फिटोलॉजी। क्योंकि प्रश्न कुंडली की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। किसकी इंपॉर्टेंस होती है? जो कोई यूटिलाइज नहीं करता। प्रश्न कुंडली की आपकी जन्म कुंडली के बराबर इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि आप प्रारब्ध में जिस दिन पैदा हो गए पैदा, आपके ईश्वर ने इस कई के अंदर जो जहां चांद तारे लगे हुए थे आपने कुंडली में बिठा दिए, और उसके बेस पर आपके माँ बाप गरीब थे, अमीर थे, पैसे वाले थे, जिसके भी घर में आपने पैदा होना था पैदा हो गए। बचपन में आपका कोई रोल नहीं है।
आप जिस घर में पैदा हुए, यदि अमीर के घर में हो तो पब्लिक स्कूल में पढ़ लोगे, गरीब के घर में हो तो किसी सरकारी स्कूल में पढ़ लोगे। पता लगा कहीं पहाड़ी पे 4 घर के गांव में पैदा हुए हो तो हो सकता है स्कूलिंग भी ना हो पाए आपकी, उसमें आपका कोई बस नहीं है, वो आपका प्रारब्ध है। मगर आप थोड़ा बड़ा हुए, जैसे ही आपका विवेक काम करने लगा, दिमाग काम करने लगा, अब आपके कर्म इफेक्टिव हो जाते हैं। कर्म इफेक्टिव होने का मतलब क्या है? आपकी प्रश्न कुंडली बनना शुरू हो गई। प्रश्न कुंडली आपकी हर दिन बदल जाती है, हर घंटे बदल जाती है, हर मिनट बदल जाती है, क्योंकि हमारे विचार बदलते रहते हैं, हमारे काम कर्म बदलते रहते हैं। तो जैसे जैसे हमारे कर्म बदलते रहते हैं, आपकी जो जन्म कुंडली है उसका रोल रिड्यूस होता जाता है, और आपकी प्रश्न कुंडली का रोल लाइफ में आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे बढ़ता जाएगा। तो जब भी आप प्रेडिक्शन देना चाहते हो, आप जन्म कुंडली देखिए, मैं मना नहीं कर रहा, मगर उससे इवेंट को आप वेरीफाई करिए प्रश्न कुंडली से, कि आपकी उस समय की प्रश्न कुंडली, जब वो व्यक्ति आपके पास आया, क्या वो उस इवेंट को जस्टिफाई कर रही है या नहीं कर रही है। मैं आपको करके भी बताऊंगा क्लासेस में, अभी कमिंग क्लासेस में किस तरीके से देखना है। अभी मैं आज जनरल सी बात करूंगा, आज की क्लास के अंदर जनरल बात करूंगा केवल। रीजन ये है क्योंकि कुछ एक चीजें मुझे बोलनी है जो मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि आप सब लोग काफी ज्यादा एफर्ट करते हो, मगर एफर्ट में एंड में उतनी सक्सेस नहीं मिलती, और सक्सेस नहीं मिलने की जो कारण है वो मुझे मालूम है, क्योंकि यही काम मैं करता रहता हूँ 24 घंटे, इसलिए मुझे पता है। तो आपको प्रश्न कुंडली का यूटिलाइजेशन ऑलवेज करना है जब भी प्रेडिक्शन करनी है। ब्लाइंड प्रेडिक्शन नहीं करनी, नियम बना लीजिए। कुंडली आई, बहुत तो ये भी नहीं पूछते उसका जन्मदिन क्या है, क्या नवांश है, दशमांश है, वो एक छाप देते हैं, कुंडली ग्रुप पे भेजी, और महान महान एस्ट्रोलॉजर है वो उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। कैसे बता सकते हो आप? अरे वो मजदूर के बच्चे की कुंडली है, किसी अंबानी के बच्चे की कुंडली है, सेम कुंडली है दोनों की है। अंबानी के बच्चे के केस में आप वो प्रेडिक्शन नहीं दे सकते जो कि मजदूर के बच्चे के केस में दे रहे हो। आपके देश काल परिस्थिति के हिसाब से प्रेडिक्शन होती है, कभी भी प्रेडिक्शन कुंडली के बेस पर नहीं होती। जब तक आपको पर्सन का किस जगह का रहने वाला है, कौन सा समय चल रहा है, आज का समय और परिस्थिति क्या है उसकी, उसके बगैर आप कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। कोई बंदा आपसे पूछने आया मैं क्या काम कर सकता हूं, देखिए मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, थोड़े कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा। आप कैसे बता दोगे क्या काम कर सकते हो? बता रहे होते हैं बड़े मजे से, तू ये कर ले, तू, अरे भाई उससे पूछते सही उसकी कैपेबिलिटीज क्या है। मैं उसको बिजनेस बता दूंगा, होटल खोल ले भैया तू, तो ताज पैलेस जितना बड़ा, ताज पैलेस होटल खोलने की उसकी कैपेसिटी तो होनी चाहिए। या नौकरी कर ले आर्मी में, तुम्हारे लिए आर्मी में नौकरी बहुत अच्छी है, मंगल 10वें भाव में बैठा है या मंगल 10th हाउस को देख रहा है, उसमें उसकी एजुकेशन भी है कि नहीं आर्मी में नौकरी करने लायक। मंगल से रिलेटेड हो सकता है उसको लोहा पीटना पड़े बैठ के, वो भी तो मंगल का ही काम है। जो आपके लोहार जो काम करते हैं वो मंगल का ही तो काम है, फायर से रिलेटेड काम है। हो सकता है उसको कुछ और बेल्डिंग करनी पड़े लोहे पर, वो भी तो मंगल का ही काम है। आप उसको देखो ना, उसकी परिस्थितियां क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है। बगैर उसके आप उस पर्सन से जिसकी भी प्रेडिक्शन कर रहे हो, कम से कम 20 क्वेश्चन की एक लिस्ट बनाइए। पहले सबसे पहले वो चीजें पूछिए, उसके बगैर आगे कभी नहीं बढ़ना। वो 20 क्वेश्चन की लिस्ट ये बनानी है, पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती है, एजुकेशन क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। क्वालिटी क्या मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, आईआईटी से पढ़ा है या वैसे स्कूल से पढ़ा है, पिताजी ने पैसे देके क्वालिफिकेशन लगाई है। इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन होगी, जनरलाइज कर लेते हैं, इंजीनियरिंग में दिन रात का अंतर है। एक इंजीनियर वो है जिसको इंजीनियरिंग की ABCD नहीं होती आती, और एक इंजीनियर IIT से करके है, दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस है। तो आप उससे पूछिए भैया तेरी एजुकेशन की क्वालिटी क्या है, जब वो जॉब के लिए आएगा तो उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखे बगैर कैसे जॉब प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम। तो आप ये सभी केसेस में नोट करिए। इसके बाद उसके लाइफ के इवेंट देखिए कि भाई उसने जब स्कूलिंग की थी तो स्कूलिंग के अंदर कैसा था उसका स्कूलिंग, क्या क्लास के अंदर स्ट्रगल करके पास हुआ था या उसका बड़ा नेम फेम था, क्लास टॉप करता था, इंजीनियरिंग की तो किस कॉलेज से की। ये सारी चीजें मतलब आपको उसके बारे में एक आइडिया हो जाना चाहिए कि बैकग्राउंड क्या है पर्सन का। अब आप जब प्रेडिक्ट करोगे तो उस बैकग्राउंड को दिमाग के अंदर रखना है। आप उसको ये नहीं कह सकते तू कहीं किसी के ऑफिस में जाके पियोन का काम कर ले, पानी पिला दे, और यदि उसका बैकग्राउंड ठीक ठाक नहीं है, उसको खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, तो आप ये भी कह सकते हो भाई किसी दुकान पे जाके नौकरी कर ले।
राशन की दुकान पे लोग काम करते हैं, वो भी तो प्रोफेशन ही है, वहां पे जाके नौकरी कर ले। और यदि वो अच्छे घर का है तो आप उसको उस हिसाब से बताओगे। पता लगा पिताजी के पास बहुत मोटा पैसा है, तो आप उसको बिजनेस भी बता सकते हो कि वो कह रहा है जी मेरी तो मॉल में 3 दुकानें हैं या फलाने मार्केट में बड़ी बड़ी दुकानें हैं, तो अकॉर्डिंगली आप उसको प्रोफेशन बताओगे। तो प्रोफेशन कभी ऐसा नहीं बताया जाता ब्लाइंडली, ये कर ले वो कर ले, तेरी तो ये मंगल कर रहा है, बुध कर रहा है, कोई कुछ नहीं करता। बुध बुद्धू भी बना देता है और बुध आपको टाइकून भी बना देता है। बुध बुद्धू भी बनाता है, बुध का मतलब बुद्धू, और बुध आपको बिजनेस टाइकून बनाता है। तो वही बुध 10वें भाव में बैठा हुआ है, उच्च का। 6 साइन के अंदर बुध 10वें भाव में उच्च का बैठा हुआ है, वो आपको बिजनेस टाइकून बना सकता है, मगर हर एक को नहीं बना सकता। आपको देशकाल परिस्थिति के बगैर कोई भी एक भी प्रेडिक्शन कभी भी नहीं करनी है। तो इस नियम को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। हम यहाँ पर प्रेडिक्शन करेंगे, आप हर एक व्यक्ति प्रेडिक्शन करेगा। दूसरी, दुनिया जहां की चीजों को भूल जाओ। आपके इंस्टीट्यूट में वो अपनी उन्होंने डिग्री देनी होती है, 2 साल के 40-50 हजार रुपए लेने होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो आपको पढ़ाएंगे ही। जिन चीजों का उन्हें खुद नहीं पता, आपको शटबल पढ़ा देंगे। शटबल उनसे पूछो कैसे यूज होता है, एक जना नहीं बता सकता शटबल कैसे यूज होता है। पढ़ाएंगे जरूर, मगर जब आप उसमें इसके बाद जो पढ़ आगे लोग आते हैं उन्हें पता ही नहीं होता शटबल क्या होता है। उसको हम स्ट्रेंथ के लिए भी यूटिलाइज नहीं करते, उन बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं जाना। आपको सिंपल सिंपल चीज़ों को रखना है, मिनिमम चीज़ों को रखना है, बहुत ज़्यादा डिविजनल चार्ट में भी नहीं घुसना है। जितना घुसना है वो मैं आपको बताऊंगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। डेली थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं हर एक क्लास के अंदर बताऊंगा। हमारी ये क्लासेज रेगुलर चलती रहेंगी। आप सभी लोगों को संडे भी क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। ये संडे में डाउट क्लासेज लेता हूँ, तो वो डाउट क्लासेज मेनली उसमें आप इस ग्रुप के सभी स्टूडेंट होंगे। 8 बजे क्लास होगी डाउट क्लास, तो आप लोग को मैं पहले भेजूंगा, आप ज्वाइन कर लोगे। उसके बाद बच्चे तो कोई और अटेंड करेगा नहीं, इस ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए ही होगी संडे भी क्लास। उसके अंदर मैं कंसेप्ट एक्चुअली बताऊंगा। आज तो मैं इनिशियली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कभी भी किसी भी कुंडली को ब्लाइंडली नहीं प्रेडिक्ट करना है, ब्लाइंडली नहीं करना है। नंबर 2, सही होने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रेडिक्शन सही हो नहीं सकती हमेशा। हाँ, मगर आप 6 दोगे तो उसमें से 4 सही होंगी, 6 की 6 सही कभी नहीं हो सकती। अब 4 सही होने के लिए आपको क्या करना है, अपने नियमों से नहीं हटना है। ये नहीं कि जहां जैसी सहूलियत लगी और उस हिसाब से हमने आपको मोल्ड कर लिया, फिर तो हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं। माइंड नहीं लगाना। जब आप प्रेडिक्शन कर रहे हो, नियमों पर चलना है और माइंड लगाना है केवल देशकाल परिस्थिति को यूटिलाइज करने के लिए। यह नहीं कि मैनिपुलेटर बन जाए, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे तो आपकी जिंदगी में कभी भी प्रेडिक्शन सही नहीं जाएगी। हर कुंडली में नियमों को बदल दोगे तो प्रेडिक्शन सही नहीं जाएगी। इनिशियली मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दूंगा, उसके बाद हम बात करेंगे। मैंने शुरू में ही काफ़ी कुछ बातें बोल दी है, बाद में बोलनी थी, पर कोई बात नहीं। मैं भी एक शेयर कर रहा हूँ और इसके बाद हम कन्वर्सेशन करेंगे आपस में। 10-15 मिनट में बता देता हूँ, इसके बाद हमें आगे कैसे बढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। इस क्लास में हम आगे किस तरीके से बढ़ेंगे, क्या क्या हमें करना है। कुछ लोगों की कुंडलियाँ आई हैं और बाकी ने भी भेजनी है, तो वो मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वन मोर थिंग, इसके अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लाइव क्लासेस में आए। जितने लाइव में नहीं आना है वो ग्रुप छोड़ सकते हैं। और क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं, 50 के करीब, तो आप लाइव क्लासेस को अटेंड करें तभी आपको फ़ायदा है, अदरवाइज आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा इसमें। क्योंकि हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे, थ्योरेटिकल मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकली करेंगे। मैं बीच बीच में चीज़ों को केवल बताऊंगा भर आपको। तो हाउ टू एनालाइज कुंडली इन द मॉडर्न वे ये कोर्स है। तो शुरुआत हमें करते हैं गणेश जी की आराधना से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्ने कुर्मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी हमारे एस्ट्रोलॉजी के देवता हैं, तो मैं उनसे प्रे करता हूँ कि हम सभी का ये जो भी समय है वो अच्छा जाए, यूजफुल जाए और हम कुछ सीख कर यहाँ से निकलें। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर स्वधर्म की। 1 मिनट रुक जाए जरा।
देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक शापित विद्या है, शापित विद्या है ये फलती नहीं है यदि आप इसके अंदर थोड़ा भी बेईमानी करने की कोशिश करोगे। आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग बहुत मोटी मोटी फी ले लेते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। 4 महीने की किताब बनवा लो, 5 साल की किताब बनवा लो, यहाँ जहाँ की रेमेडीज बनवाएंगे, फलती नहीं है उनको। पीढ़ियाँ खराब हो जाती हैं यदि आप इसके अंदर लोगों को बरगला रहे हो। यहाँ पर पहला नियम है इसका स्वधर्म। मैं क्लासिक से लेकर बता रहा हूँ इन चीज़ों को। कई तरीके के धर्म होते हैं, जिसे आप धर्म मानते हो वो पर धर्म है, स्वधर्म किसी को नहीं पता। स्वधर्म में आपको यहाँ पर बताऊंगा, जब आप एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो आपका अपना क्या धर्म है एस्ट्रोलॉजी करते टाइम, उसको आपको ध्यान रखना है। इन पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, उसके बेस पर एस्ट्रोलॉजी करेंगे। फर्स्ट वन है बिलीव इन द गॉड। यदि आपका ईश्वर में विश्वास नहीं है और सनातन धर्म में विश्वास नहीं है तो आपके लिए एस्ट्रोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। कलेक्ट ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम नेटिव बिफोर गोइंग थ्रू एनालिसिस, ये दूसरा नियम है। आपको सभी इंफॉर्मेशन लेनी है और इन नियमों को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। नेक्स्ट वन है नेवर एनालाइज ए ब्लाइंड कुंडली टू इम्प्रेस अदर्स। दूसरों पर इंप्रेशन दिखाने की कोशिश नहीं करनी। यानी जो अक्सर हमारी टेंडेंसी हो जाती है कि दूसरे लोगों को हम इम्प्रेस करते हैं कि भाई मैंने कुछ बता दिया, वो आदमी इम्प्रेस हो गया। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कभी कभार, पर वॉइस किसकी आ रही है? तो नेवर एनालाइज ए ब्लाइंड कुंडली टू इम्प्रेस अदर्स। तो इसके अंदर कभी भी इम्प्रेस नहीं करना, ज्ञान का घमंड नहीं करना। आपको जो भी आता है आप यही धरातल पर रहें, ये मानकर चलें कुछ भी नहीं है। ईश्वर जिस दिन चाहेगा आपको कुछ भी, आपकी एक भी प्रेडिक्शन सही नहीं होगी। ट्राई टू वेरीफाई सम इवेंट यूजिंग डिविजनल चार्ट टू कंफर्म टाइम ऑफ बर्थ। आप यदि डिविजनल चार्ट्स वगैरह देखकर हमें जब भी कोई पर्सन लेकर आ रहा है तो उसके कुछ एक इवेंट जरूर एक बार वेरीफाई कर लेने चाहिए पहले से जो हुए हों, जिससे आपको थोड़ा सा ये कंफर्म हो जाए कि उसका बर्थ टाइम ठीक है क्या। और यदि आपको डिविजनल चार्ट से इवेंट कुछ हो चुके हैं और वो मैच नहीं कर रहे हैं तो बर्थ टाइम थोड़ा सा करेक्ट कर लें, क्योंकि यदि आप बर्थ टाइम करेक्ट नहीं करोगे तो जो डिविजनल चार्ट से जो भी आप प्रेडिक्शन देने वाले हैं वो सारा खेल खराब हो जाएगा बेसिकली। क्योंकि नवांश का यूज़ तो आपको करना ही पड़ेगा। नवांश कई बार क्या होता है कि 1-2 मिनट में भी बदल जाता है। तो यदि आपका इवेंट यदि जस्टिफाई नहीं हो रहा है तो अब नवांश कुंडली को जरूर हमें हर केस में देखना ही देखना है। बगैर नवांश के हम कोई प्रेडिक्शन नहीं देंगे। इवेंट जस्टिफाई नहीं हो रहे हैं तो टाइम को थोड़ा आगे पीछे कर लें। 4th पॉइंट मैंने लिखा है बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, प्रेडिक्ट ओनली बेस्ड ऑन कुंडली। क्या मतलब है इसका? अपने आप से ईमानदार हो, मैनिपुलेट नहीं करने लग जाए कि उसको कुछ भी बताना है उस हिसाब से हम उस पर इंप्रेशन देने लग जाएं। आपको कुंडली में क्या दिख रहा है उसी बेसिस पर प्रेडिक्ट करें, अंदाजा ना लगाएं बिल्कुल भी। ठीक है, स्मार्ट ना बने, कहने का मतलब ये हम स्मार्ट बनते हैं ना कई बार कि इसको ये बोल देंगे क्या पता हो जाए, ऐसा नहीं करना। आपको जो दिख रहा है वही बताना है। फर्दर 5th पॉइंट मैंने लिखा है गेट रेडी टू बी रॉन्ग। इन 30 to 40% ऑफ केसेज योर प्रेडिक्शन विल बी रॉन्ग। 100 में से 30 या 40 प्रेडिक्शन आपकी गलत ही जाएंगी। इफ यू कैन प्रेडिक्ट करेक्ट इन 60 to 70% केसेस, मतलब आपके पास कोई कुंडली आई और 60 से 70% केसेस के अंदर आपने यदि प्रेडिक्शन दे दी तो यू आर द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन द वर्ल्ड। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। 60 to 70% का मतलब क्या है? आपके पास 10 लोग आए, उन्होंने कहा कि मेरी शादी कब होगी। 10 में से 6 लोगों की डेट आसपास भी बता दी आपने, 6 से 7 लोगों की, तो समझिए आपसे बेहतर कोई भी एस्ट्रोलॉजर दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट, नेवर प्रेडिक्ट अबाउट मुंडेन रिलेटेड मैटर्स। ये मैं आपको पहले से ही वार्न कर रहा हूँ। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जो करते हैं ना प्रेडिक्ट, बारिश हो जाएगी, फलाना अर्थक्वेक आ जाएगा, हमने तो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, मोदी हार जाएगा, भारत पाकिस्तान में इस डेट को लड़ाई हो जाएगी। इंडिया के इस जनरेशन के अंदर 1948 के बाद कोई एस्ट्रोलॉजर बॉर्न नहीं हुआ जिसे इसका ABCD भी पता हो। मैं आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट वर्ड में बोल रहा हूँ, ABCD भी नहीं पता आज की डेट में किसी को इसका। आप में से जिसे पता होगा वो भी गलत फहमी में होगा, क्योंकि मुंडेन जो थी, ये मुंडन की मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ।
नो एस्ट्रोलॉजर नो एनीथिंग अबाउट मुंडेन इन करंट जनरेशन, कुछ भी नहीं पता है। इट वॉज एप्लीकेबल फॉर ए वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड। जो मुंडन थी वो बहुत स्मॉल पीस ऑफ लैंड पर एप्लीकेबल होती थी, इन विच जनरल आइडिया ऑफ नेचर वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन एस्ट्रोलॉजी। नेचर का जनरल जो आइडिया होता था उस एरिया के लोगों को, कि जैसे अभी हिमाचल में क्लाउड बस्ट हुआ है, वहां के लोगों को अंदाजा था बस्ट हो सकता है। अब ऐसे में उसको थोड़ा एस्ट्रोलॉजी आती है तो दोनों को मिक्स करके वो वहां का जो एस्ट्रोलॉजर है वहां के बारे में प्रेडिक्ट कर देगा। दुनिया की जो बाउंड्रीज हैं, ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये हमने बनाई है, एस्ट्रोलॉजी से नहीं बनी हुई है। तो एक ही लैंड थी, आज उसे भारत पाकिस्तान बोल रहे हैं हम। कैसे प्रेडिक्शन कर दोगे? तो एक ही देश था प्राचीन काल में, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान तो एक ही देश था। भारत पाकिस्तान वॉर कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हो आप? क्या चेंज हो गया? वो तो लैंड ऑफ मास तो वही है। तो ये सब तुक्केबाजी है। कहीं पर कुछ सही हो गया भाई दिवे तो मैंने कहा था, नहीं सही हुआ तो कौन पूछ रहा है जी आपने कहा था, सही तो नहीं हुआ। हजारों लोग प्रेडिक्ट करते रहते हैं, कुछ उनमें से किसी एक आध की कोई एक आध बात सही हो जाती है। तो आपने कभी प्रेडिक्ट नहीं करना है, सीखने के लिए कोशिश करते रहना है कि कोई एक इवेंट हुआ, आप उसका आप रीजन ढूंढिए क्या वजह रही होगी। ढूंढते ढूंढते यदि आप कहीं कुछ पहुंच जाते हो किसी निष्कर्ष पे तो बात अलग है, मगर इनमें इस तरीके के ना तो आपने किसी के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है जो ये कहते हैं ऐसा होगा, एक भी बात नहीं होती। वो केवल वेशभूषा ऐसी बनाकर आते हैं कि लोग इंप्रेस हो जाते हैं कि पता नहीं ये टर्म ऐसी लेके आ जाते हैं कि लोग उनसे काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं कि ये लंबी सी दाढ़ी रखी हुई है, ऊपर तिलक लगा लिया और रुद्राक्ष की माला डाली हुई है तो ये पता नहीं कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति होगा। नहीं, ज्ञानी व्यक्ति होने के लिए इनमें से कोई भी वेश रखने की जरूरत नहीं है। आप एक स्मार्ट बंदे रहकर भी ज्ञानी हो सकते हो। नेक्स्ट, ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन नॉट ऑब्स्ट्रक्शंस। अब कुंडली देखने में राहु केतु को नहीं देखना, शनि को नहीं देखना। राहु और केतु को देखकर केवल उसको दुख दर्द बता रहे हैं, नहीं। आपको ऑलवेज ये बताना है कि सही समय कौन सा है, उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के लिए व्यक्ति आया आपके पास, ऑब्स्ट्रक्शन जानने के लिए नहीं आया है। आप केवल इतना भर देखिए कि उसकी जो समस्या है उसका निवारण कब होने वाला है, कब होने वाला है, सही समय कब आएगा। जो बुरा समय है उसका सही समय आएगा। जिसने मेरी दशा की क्लासेस अटेंड की होगी उसे पता होगा, कभी भी दो दशाएं लगातार एक जैसी बहुत खराब नहीं जा सकती। एक खराब है तो दूसरी अच्छी आएगी। प्रकृति का नियम है, रात है तो दिन होगा। रात चल रही है आपकी जिंदगी के अंदर तो दिन आने वाला है, और दिन चल रहा है तो तैयार हो जाइए, रात आने वाली है। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी भी कुछ नहीं है। आपकी लाइफ में आज यदि दिन है तो कल रात होगी, ये सर्टेन है। और कल रात है, यदि अभी आप रात में बैठे हो, इस समय पर हम रात 9 बज रहे हैं, तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो टाइम आएगा वो सुबह आएगी। तो आप उसे उम्मीद की किरण दीजिए। कभी भी कोई खुश होकर तो आएगा ही नहीं हमारे पास, परेशानियों में आएगा व्यक्ति। खुश होकर तो वो ऐसे ही भले ही आ जाएगी। वो आप पता लग गया आंटी जी एस्ट्रोलॉजर है, चलो आंटी जी से 2 सवाल पूछ लेते हैं, वो पूछेगा भी उसी वे में और उसको मानेगा भी नहीं वो। मगर आपके पास आएगा पीड़ित व्यक्ति जिसकी जिंदगी के अंदर तकलीफ है, वही आएगा। तो हम एक तरीके से जैसे डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में कभी भी कोई अच्छा आदमी नहीं जाता, टेस्ट कराने तो अच्छा चला जाता है, हॉस्पिटल में नहीं जाता। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर के पास भी पीड़ित ही आता है। तो आपको कभी भी उसकी पीड़ाओं को नहीं बताना, ठगना नहीं है उसे कि हम उसे घबरा गए शनि की 7.5, क्योंकि कोई चीज कुछ नहीं बिगाड़ती। 7.5 किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती, कुछ नहीं बिगाड़ता। आपका सब कुछ बिगाड़ता है आपके कर्मास और करंट कर्मास। आपके करंट कर्म सब चीज को मॉडिफाई कर देते हैं। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर हमें ध्यान रखना है कि ये इसको कर्मास यदि ये सही नहीं कर रहा है, उसको पता होता है मैं सही नहीं कर रहा हूं, तो कुछ रेमेडी काम नहीं करेगी। आपको उसको ये समझाना है कि भाई तू अपने कर्मों पे काम कर। 8 पॉइंट है, नेवर कमिट एनी रेमेडीज। रेमेडीज रेयरली वर्क। कोई रेमेडी नहीं काम करती, एक भी रेमेडी काम ही नहीं कर सकती। ट्राई टू सजेस्ट ओनली प्रेयर ऑब्लिक मंत्र बेस्ड रेमेडीज। उसको प्रार्थना और मंत्र बेस्ड चीजों को बताया जाए। मंत्र का भी क्या नियम है, मंत्र पढ़ना नहीं होता। एक आवाज को मंत्र ही नहीं बोलते कि हमने कुछ बोल दिया, ओम बोल दिया, बस हो गया मंत्र। श्री कृष्ण शरणम हमें बोल दिया मंत्र हो गया, नहीं। आप मंत्र बोल रहे हो, उसको महसूस करिए, उसका मीनिंग महसूस करिए और उसको इंप्लीमेंट करिए लाइफ के अंदर, तब मंत्र है वो। केवल पढ़ भर लेना मंत्र नहीं है कि आपने पढ़ दिया बस मंत्र हो गया, नहीं। आपको जो भी आप मंत्र रेमेडीज कर रहे हो, आप विष्णु सहस्त्र नाम कर रहे हो,
उसका मीनिंग पता होना चाहिए एक एक वर्ड का। महामृत्युंजय मंत्र कर रहे हो तो ये नहीं कि आपने त्रमकम यजामहे पढ़ा और इसके बाद आप सोच रहे हो कि आपको कुछ होने वाला है, कुछ नहीं। आपके लिप्स बज रहे, एनवायरमेंट के अंदर एक साउंड जारी है, शोर शराबा है। ध्वनि जब तक आप उसका मतलब नहीं निकालते, प्रॉपर नहीं बोलते, आप एक साउंड क्रिएट कर रहे हो। वो साउंड किसी के काम नहीं आ रही, ना आपके काम आ रही है ना दुनिया के काम में आ रही है। आप एक यूजलेस वर्क कर रहे हो। तो जब भी आप कोई रेमेडीज कर रहे हो, किसी को बता रहे हो, उसे समझाओ भाई ये मंत्र है, इसका ये मतलब है, और इसका मतलब समझकर अपनी जिंदगी के अंदर उतारना है। उतारना भी है उस मंत्र को। ये नहीं कि वो मंत्र हो गया संस्कृत में 4 लाइन लिख दी, हम इंप्रेस हो जाते हैं। आजकल बहुत सारे लोग इसी बात से इंप्रेस हो जाते हैं कि ये संस्कृत में लिखा हुआ है तो पता नहीं क्या हो गया, ब्रह्म वाक्य हो गया। कोई भी वाक्य ब्रह्म वाक्य नहीं है। संस्कृत में जितने भी मंत्राज लिखे हुए हैं उनके मतलब है, उन मतलबों को समझे। ईश्वर से आप प्रेयर भी कर रहे हैं तो सरेंडर करिए मन से। ये नहीं कि मुंह से बोल दिया, मुंह से थोड़ी कुछ रेमेडी होगी। आपको रेमेडी करने के लिए दिल में उतारना पड़ेगा उसको। इसलिए ट्राई टू सजेस्ट ओनली प्रेयर आपको सजेस्ट करनी है, मंत्र बेस्ड रेमेडीज करनी है। बाकी आपकी इच्छा है। मैं आपको स्वधर्म बता रहा हूं, आपका स्वधर्म क्या है वो बता रहा हूं मैं यहाँ पर। फर्दर है, नेवर प्रेडिक्ट इन असर्टिव मैनर, ऑलवेज कम्युनिकेट इन प्रोबेबिलिटी टर्म्स। गारंटी से हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, 45 दिन में हो जाएगा, 22 दिन में हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। आप एक भगवान नहीं हो, ईश्वर नहीं हो। आपको कोई भगवान ने ऐसी ताकत नहीं दे दी है कि 22 दिन में हो जाएगा, 45 दिन में हो जाएगा। ना ही आप जो रेमेडी बता रहे हो उसके बारे में आपको ABCD पता है। आपको किसी ने कहा, आपने किसी को कह दिया। महामृत्युंजय मंत्र इलाज होता है, आपने देखा होता है, आपको किसी ने कह दिया, आपने मान लिया, आपने आगे बढ़ा दिया, जी महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो 7 बार। आपने क्या महसूस किया है? आपने क्या अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया है कि 3 दिन में काम हो जाता है, 7 दिन में काम हो जाता है? नहीं किया आपने। तो अब आप दूसरे को क्यों बोल रहे हो? आप उसे कहो कभी भी असर्टिव मैनर में नहीं करना। आप उसको प्रोबेबिलिटी टर्म्स में कहिए कि भगवान की आप पूजा कर रहे हो, करिए, आपका कुछ ना कुछ भला जरूर होगा। इससे बियॉन्ड आपको जाने की जरूरत नहीं है, उम्मीद बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, आप उम्मीद बनाओगे तो वो दूसरा व्यक्ति उम्मीद मान लेगा और उसके बाद उसकी उम्मीद टूटेगी। भगवान से भी उसका जो आस्था है वो अलग हो जाएगी। भगवान को भी मानना बंद कर देगा कि मैं तो 3 महीने से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ मगर मेरा एक काम बना नहीं, इसका मतलब पता नहीं भगवान होता भी है या नहीं होता है। तो आप उससे समझा के बताएं जो भी रेमेडी बता रहे हैं। मेन मंत्रा जो है इसमें, जो उसको यही समझाना है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ऑलवेज देयर आर 2 साइड्स ऑफ ए कॉइन। अभी बुरा समय है तो आने वाला समय अच्छा होगा। फर्दर है, गॉड इज सुप्रीम, प्रेडिक्शंस आर लायबल टू फेल। हमेशा ही ध्यान रखना है, किसी से गारंटी नहीं ले लेनी है। वो पैसे भी दे रहा है तो ये नहीं कहना है नहीं नहीं पैसे लेना है इसलिए हम उसके दें, नहीं नहीं तेरा काम ये पक्का होगा या मैं कह रहा हूं जैसे ही होगा। भगवान कहे सब कुछ ईश्वर के हाथ में होता है। जो हम प्रेडिक्शन देते हैं वो भी गलत हो सकती है। हो तो वही जो राम रची रखा, ईश्वर ने जो रचा हुआ है वही होगा। हम केवल आपकी कुंडली पढ़ रहे हैं मगर आपने, हो सकता है जो इस कुंडली में लिखा है वो भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। फर्दर अवॉइड एनालाइजिंग कुंडली ऑफ क्लोज फैमिली मेंबर्स। अधिकतर लोग आप में से देखा कि बेटे की, बेटी की, माँ की, पिता की, खुद की, हस्बैंड की, इन्हीं की कुंडलियों में वो लगे रहते हैं। वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अपने नियर रिलेटिव्स की कुंडली को देखने का कोई यूज नहीं है क्योंकि आप बायस्ड माइंड से देखोगे उसे। कई लोगों को उसमें खराब बात बता दोगे, जैसे कुंडली एनालिसिस के लिए मेरे पास आती है, मैं खराब बता दूंगा तो इसका तो मरकरी उच्च का बैठा है, अच्छी बता दूंगा तो इसका जुपिटर नीच का बैठा है। मतलब वो दोनों ही चीज़ों से एग्री नहीं होंगे क्योंकि वो पूरी तरीके से बायस्ड है। इसलिए आपको इस पर्टिकुलर चीज को दिमाग के अंदर ध्यान रखकर चलना है। TPA ये पॉइंट है आपका, 3 पॉइंट अप्रोच बोलते हैं इसको। आप प्रेडिक्शन के लिए 3 पॉइंट अप्रोच रखकर चलेंगे और 3 पॉइंट अप्रोच का नाम है BPD। BPD है, B का मतलब होता है बुक्स। आप जो बुक्स फॉलो करोगे, रेफर क्लासिकल बुक्स एंड बुक्स रिटन बाय रिनाउंड ऑथर्स। आप जिन बुक्स को फॉलो करोगे, क्योंकि आपका मेरे से एसोसिएशन हुआ है तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूंगा। आप उनसे हो सकता है एक से भी एग्री ना करो, कोई बात नहीं, पर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। आप जिन भी ऑथर्स का नाम जानते हो आज के समय पर,
उनकी ऑथेंटिसिटी आप नहीं जानते, किसने कौन सी चीज़ कहाँ से उठाई है, कहीं पर है भी या नहीं है। जिन भी ऑथर्स की बुक चलती है, मैं किसी ऑथर का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, जो बहुत रिनाउंड ऑथर्स हैं, जिनके नामों पर इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, कहीं से उठाकर कुछ भी उन्होंने डाला हुआ है अपनी बुक्स में, तो आप उन पर ज़्यादा रिलाय ना करें। आप क्लासिकल बुक्स पर रिलाय करें जब भी पढ़ रहे हैं। तो किसी की भी कोई भी बुक आपकी पॉपुलर चल रही है, जिसने किसी ने कोई 50 सूत्र दे दिए, 100 सूत्र दे दिए, 200 सूत्र दे दिए, बिल्कुल चक्कर में मत पड़िएगा, वो मनगढ़ंत सूत्र हैं। ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एसोसिएट हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों से जो बुक्स वगैरह लिखते हैं, और वो किस तरीके से लिखते हैं। इसलिए आपको क्या है, जब भी आप बुक की बात करते हो तो ज़्यादा रिलाई करिए क्लासिकल बुक्स पे, जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखी हुई है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र हो गई, सरावली होगी, आपका जातक परिजात हो गई, या सरवार चिंतामणि हो गई, इस तरीके की जितनी भी बुक्स हैं, आपका भावार्थ रत्नाकर हो गई, इस तरीके की बुक्स पर आप, क्योंकि ये क्लासिकल वो है एस्ट्रोलॉजी साइंस, तो आप क्लासिक्स पर ज़्यादा डिपेंड करें। तो पहली चीज़ ये है कि जिस मर्जी की उठाकर बुक्स नहीं ले लेनी। जो आपके यूट्यूब पर बैठकर वीडियोस बना रहे हैं लोग, अपनी बुक को कोई सरल, कोई सिंपल, कुछ ज्योतिष बना बनाकर जो बेच रहे हैं, आप उनके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें, क्योंकि उनका आपको बैकग्राउंड नहीं पता। आप तो सोचोगे उम्र के हिसाब से देखकर, गेटअप के हिसाब से हम उसको अच्छा या बुरा एस्ट्रोलॉजर मानते हैं कि ये गेटअप से ऐसा लग रहा है, इसने कोई नई बात बता दी। जरूरी नहीं है नई बात बताई जाए वो सही हो, वो मनगढ़ंत भी हो सकती है, ध्यान रखना। और मैं आपको इसलिए आगाह कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही है, मेरी नॉलेज में है ये चीज़, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप बुक्स जो लो, ऑथेंटिक ज़्यादा क्लासिक्स पर बेस्ड बुक्स लो, या आपको कोई ईमानदार कोई लोग लगते हैं कि भाई ये जो बात बताएंगे आपका जिस पे विश्वास बन जाता है, जिस पे भी बन जाए, मुझे कोई मना नहीं है उसमें, आप जिस पे भी विश्वास बनाते हैं उसकी कही हुई बातों को माने। दूसरा है पी, प्रैक्टिकलिटी, मीन्स इंटरप्रेट द कंसेप्ट ऑफ क्लासिक्स इन प्रॉपर वे एज पर देश काल पात्र, डोंट यूज देम एज इट इज, अप्लाई योर प्रैक्टिकल अप्रोच। मतलब आपको प्रैक्टिकलिटी का भी ध्यान रखना है, आपको क्लासिकल कंसेप्ट को इंटरप्रेट करना है देश काल परिस्थिति के हिसाब से। और कुंडली में कभी भी कोई एक ग्रह कुछ नहीं कर सकता। नियम बना लीजिए, 10वें भाव में शुक्र बैठ गया, फलाने भाव में बैठ गया, ठिकाने भाव में ये बैठ गया, ये अपना आप में बहुत ही गलत कंसेप्ट है। जब आप पाराशरी के बेस पर प्रेडिक्शन दे रहे हो, कोई भी एक प्लेनेट कभी कुछ नहीं कर सकता। किसी भी भाव में कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ हो, रेट्रोगेट प्लेनेट से इतना ज़्यादा वो है मैस्मराइज, सारे लोग रेट्रोगेट को ऐसा समझते हैं पता नहीं रेट्रोगेट हो गया तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं होता। रेट्रोगेट प्लेनेट को नॉर्मल प्लेनेट की तरह लीजिए। रेट्रोगेट प्लेनेट को इसलिए वो किया हुआ है कि हम जितने लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, जानकारी कम है, ज़्यादातर हम कम पढ़े लिखे लोग हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई भी बहुत विद्वान लोग नहीं आते, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं आते। पहले तो ये होता था कि नॉर्मल पूजा पाठ किया करते थे, वो एस्ट्रोलॉजी करते थे 5वीं 7वीं 8वीं। आजकल कुछ लोग आते हैं टाइम पास करने अधिकतर, कि ठीक है अब कुछ करने के लिए नहीं है तो एस्ट्रोलॉजी कर ली, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है। इसलिए रेट्रोगेट प्लैनेट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है लोगों को, और रेट्रोगेट के बेस पर हर इंस्टीट्यूट में यहाँ वहाँ डराया जाता है लोगों को कि ये रेट्रोगेट है। रेट्रोगेट होने से क्या फ़र्क पड़ता है? रेट्रोगेशन अपने आप में कुछ होता ही नहीं है। रेट्रोगेशन केवल एक रिलेटिव फिनोमिना है, आंखों का भ्रम है। अब जब आंखों का भ्रम है तो वो आपका क्या पूरी कुंडली को वो कर देगा क्या? इसलिए रेट्रोगेट हो गया इस तरीके की। और राहु और केतु और शनि वगैरह से इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कि आपकी सारी प्रेडिक्शन को बदलना है। रेट्रोगेट का रोल होता है डेफिनेटली, मगर उतना नहीं होता जितना हम लोग समझते हैं। हम लोग का मतलब अधिकतर लोगों को जो पढ़ाया जाता है रेट्रोगेट में, केवल आपकी जो प्रेडिक्शन की जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। बस इतना ध्यान रखिएगा। रेट्रोगेट पर मैं आपको बताऊंगा क्या एप्लीकेशन करना है, पर आप रेट्रोगेट को, जो मैं अक्सर सुनता हूँ, इतना ज़्यादा वेटेज रेट्रोगेट को देते हैं कि कह नहीं सकते। मैं कभी रेट्रोगेशन में आर को देखता ही नहीं हूँ। मैं रेट्रोगेट प्लेनेट को एज ए नॉर्मल प्लेनेट लेता हूँ एक्सेप्ट टू हेल्थ रिलेटेड मैटर्स। रेट्रोगेट को केवल ये कंसीडर करता हूं वो जैसे भी फल दे रहा है वो थोड़े लंबे समय के लिए देगा, बस दैट्स ऑल। तो हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में यदि उसने किसी को बीमार कर दिया तो वो अब आपको जल्दी से ठीक नहीं होने देगा। ये उसका डिसएडवांटेज है, और इसको मैं प्रूव भी करूंगा कमिंग क्लासेस में कि मैं किस बेसिस पे बता रहा हूं कि रेट्रोगेट प्लेनेट का और कोई भी रोल नहीं है। फर्दर
डी यहां पर तीसरा पॉइंट है, डाइवर्सिफाई योर नॉलेज। डाइवर्सिफाई योर नॉलेज क्यों लिखा मैंने? लर्न एटलीस्ट 3 एस्ट्रोलॉजी। यदि आप ओवरऑल प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो आपके पास डिफरेंट टूल होने चाहिए। पाराशरी एक टूल है जिसके बेस पर हम ये कोर्स को करने वाले हैं। अभी थोड़ा बड़ा टूल है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, कितना भी पढ़ लो कुछ याद नहीं रहता। इतने सारे क्लासिक्स, इतने सारे कॉम्बिनेशन, हजारों राजयोग, जितने मर्जी राजयोग बना लीजिए, इतने योग है कोई, और बहुत सारे राजयोगों का इंटरप्रिटेशन किसी को नहीं पता। नीच भंग को भी राजयोग बोलते हैं, विपरीत राजयोग भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। अब इंटरप्रिटेशन नहीं पता, कोई एक मत नहीं है कि नीच भंग राजयोग भी होता है नहीं होता है। बहुत लोग खुश होते हैं एक्सचेंज में राजयोग बन रहा है, तो सभी चीज़ों का इंटरप्रिटेशन पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर वे में अवेलेबल नहीं है। ऋषि मुनि तो हल्की सी बात कह गए, मगर वो उसकी पीछे की जो बैकग्राउंड है वो उन्होंने भी नहीं बताया, हम लोगों ने भी नहीं समझा बता रखा है। तो और हम उनको सब चीज़ों को एक चीज़ पकड़कर यूटिलाइज करते हैं, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें क्या होता है कि आप लोग यदि जो करना चाहें, जो कर भी रखा होगा आपने बहुत, तो उसमें आप छोटे छोटे टूल्स हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, इन्हें भी जरूर करें यदि आप एस्ट्रोलॉजी से बंधे रहना चाहते हैं। तो मतलब शौकिया भी कर रहे हैं और आपके पास टाइम है तो इनको जरूर आप अंडरस्टैंड करें, जिस तरीके से भी करना चाहें। ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉम्बिनेशंस ऑफ क्लासिक्स, दे आर नॉट एप्लीकेबल लिटरली। अब क्लासिक्स के कॉम्बिनेशन को एज इट इज पकड़कर ना चलें, वो लिटरली नहीं लगते। आपकी जो कुंडली के अंदर जितने भी राजयोग जिन्हें कहा गया है वो फलित नहीं होते, एक भी फलित नहीं होता। फलित इसलिए नहीं होता, उसकी अभी हम आगे कंडीशंस देखेंगे। 90% राजयोगों का कैंसिलेशन हो रहा होता है। हम क्या करते हैं कि नीच भंग तो देख लेते हैं, मगर राजयोग भंग देखने की गलती नहीं करते। क्यों? हम घबराते ही केवल वो खराब चीज़ों से हैं। आपकी कुंडली के अंदर नीच का प्लेनेट है, बस उसे देखकर हम घबराना शुरू कर देंगे। ये पता नहीं कि उच्च का प्लेनेट ज़्यादा खराब हो जाता है कई बार नीच के से। उच्च का प्लेनेट देखकर हम खुश होते हैं, कहीं पर भी बैठा हो, किसी भी स्थिति में हो, ये तो उच्च का है। इस तरीके से इंटरप्रिटेशन आपको कभी भी नहीं करना। नीच उच्च से कुछ नहीं होता। ओवरऑल हम देखेंगे, अभी मैं थोड़ा सा समझाऊंगा भी और आपको भी पता होगा। तो क्लासिकल कॉम्बिनेशंस को नहीं लेना है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? इनमें से मैं आपको चीज़ कोई भी नहीं कराने वाला, मैं केवल आपको इनिशियली आज की क्लास में बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपको खुद पता होनी चाहिए। ये मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा और ये चेक लिस्ट ले लीजिए और इससे आप पढ़ लीजिए और उसके बेसिस पर हम करेंगे, आप लोग करोगे और मैं उसमें आपकी मदद करूंगा। बस सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? आपको सभी प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस पूरी तरीके से पता होने चाहिए। 9 प्लेनेट्स हैं और 9 प्लेनेट्स के आपको जितने ज़्यादा सिग्निफिकेशन पता हो उतने ही ज़्यादा एरियाज में आप एंटर हो जाओगे। सेकंड, कारका रिलेटेड टू ईच भावा एंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। कारका को हम बहुत कम यूटिलाइज करते हैं, तो कारका को यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करना है। तो कारका रिलेटेड टू ईच भाव एंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है भाव फल। एस्ट्रोलॉजी भाव फल के अलावा तो कुछ है नहीं कि भाव का फल कैसा मिलेगा और कब मिलेगा। ये 2 क्वेश्चनों का आंसर एस्ट्रोलॉजी है बस, कि आपको किसी भी भाव का फल कैसा मिलेगा, कब मिलेगा। अब उसमें क्या होता है, जिनका रोल होता है, प्लैनेट्स का रोल होता है, कारक का रोल होता है। फर्दर भाव के अंदर राशि होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइन, इन तीनों चीज़ों का पता है तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन को हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। प्लैनेट हो गया, भाव हो गया और राशि होगी। फिर हम देखेंगे सिग्निफिकेशंस ऑफ भावा। हर एक भाव के सिग्निफिकेशंस हैं, वो आपको पता होने चाहिए। फिर हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ प्लैनेट, सभी को पता होनी चाहिए। नेचर ऑफ प्लैनेट्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा वो है कंफ्यूजन, नेचर ऑफ प्लैनेट्स के बारे में। अभी मैं इस पर नेचर ऑफ प्लैनेट पर डिस्कस करूंगा आज की क्लास में। इसको जस्ट एंड करके टॉपिक को नेचर ऑफ प्लैनेट्स पे बात करूंगा मैं। फिर आता है नेचर ऑफ भावा। भाव का भी नेचर होता है, केंद्र, त्रिकोण बढ़िया माने जाते हैं, 6-8-12 को खराब माना जाता है। फिर 7 पॉइंट गुड एंड बैड योगास इन द चार्ट, तो आप देखोगे किस तरीके के योग है चार्ट में। 8th है मीनिंग ऑफ कंजंक्शन, एस्पेक्ट एंड प्लेसमेंट। इन सब चीज़ों को हम अंडरस्टैंड यहाँ पर आना चाहिए आपको। मीनिंग ऑफ रेट्रोगेशन, कंबशन एंड प्लेनेटरी वॉर, इन सभी चीज़ों का मतलब हमें पता होना चाहिए। कंडीशन ऑफ प्लेनेट इन D1 एंड D9 चार्ट, ये देखना आना चाहिए हमें कि D1 चार्ट में प्लेनेट किस कंडीशन में है, D9 चार्ट में प्लेनेट किस कंडीशन में है।
फिर हम देखेंगे 64th नवामशा, 22nd दृष्टिकोण एंड 85th ददामशा, सर्प दृष्टिकोण वगैरह, ये सारी चीजें हम देखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। एक मिनट, क्या हुआ है? एक मिनट। डिविजनल चार्ट बेसिकली हम देखेंगे और हर एक केस में हम 3 डिविजनल चार्ट देखने की कोशिश करेंगे। एक आपका D1 होगा बर्थ चार्ट, दूसरा नवांश आपको हर हाल में देखना है, और तीसरा डिविजनल चार्ट होगा उस इवेंट से रिलेटेड। मैरिज के केस में तो केवल 2 ही होंगे, मगर बाकी केस में एक तीसरा डिविजनल चार्ट भी होगा। फर्दर जो पॉइंट आता है, डिफरेंट दशा सिस्टम्स हैं अलग ही, आपको आते हैं तो आप यूटिलाइज कर सकते हो, मगर विंशोत्तरी दशा आप सबको आती ही होगी। फर्दर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिट। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मतलब आपको प्रेडिक्शन करने के लिए। तो प्रेडिक्शन करने के लिए इन सभी के बारे में, सभी प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस, कारक कौन होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सभी राशियों के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, भावों के क्या सिग्निफिकेशंस हैं, नेचर क्या होती है प्लैनेट की, और इसके अलावा भावों की क्या नेचर होती है, कौन सा भाव शुभ माना जाता है, कौन सा अशुभ माना जाता है, कौन सा न्यूट्रल माना जाता है, आपके कुंडली के अंदर कौन से अच्छे योग होते हैं, कौन से बुरे योग होते हैं, ये भी क्लियर कट हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा हमें कंडीशन ऑफ प्लेनेट देखना आना चाहिए, सभी कुछ उसी पे डिपेंड करेगा। हाउ टू प्रोसीड, तरीका है आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि अब आप प्रेडिक्शन दोगे तो आपको आगे कैसे बढ़ना है, और हम इसी तरीके से चलेंगे। मैंने अपना तरीका बता रहा हूं मैं आपको सबको जो भी तरीका आपका आता हो वो आता ही होगा। इनिशियली हम जो फोकस करेंगे वो, हमने कुंडलियां ली हुई कुंडलियों के अंदर इवेंट सबने दिए हुए हैं, इवेंट का टाइमिंग दिया हुआ है, अच्छा या बुरा इवेंट जैसा भी है वो उसके अंदर होगा। तो हमें क्या कैसे करना है, आगे प्रोसीड करना है, किस चीज को एनालिसिस करना है, आपने भी घर पे बैठ के करना है सभी ने, ठीक है, A to Z हर एक को इस कोर्स में। क्योंकि ये वैसा नहीं है कि हम क्लास अटेंड करके चले गए, एक वीक में एक दिन क्लास रखी हुई है, आपको 2-3 घंटे का समय पूरे वीक में निकालना पड़ेगा हर हालत में। एक कुंडली को एटलीस्ट आप एनालिसिस करोगे, जिसको हम ग्रुप पर डालेंगे, और क्लास के अंदर फिर मैं आपको बताऊंगा बाकी चीजें। आपको क्या करना, हाउ टू प्रोसीड, पिक एनी इवेंट ऑफ लाइफ। आप कोई भी एक इवेंट पिक कर लीजिए लाइफ का। अब आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप के अंदर फाइंड रनिंग MD AD एंड PD ऑफ डेट ऑफ इवेंट। जिस दिन वो इवेंट हुआ है, वो हम कुंडली वही लेंगे जिसमें पर्सन ने अपनी इवेंट की डेट दी हुई है। तो आप जिस दिन इवेंट हुआ है उसकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा पिक करेंगे उस दिन की, थर्ड स्टेप। और इसी तरीके से हमें लिखना भी है आपको, फाइंड डिग्निटी ऑफ दशा प्लेनेट एंड देयर स्ट्रेंथ यूजिंग षटबल। अब डिग्निटी ऑफ दशा प्लेनेट हम पता करेंगे। डिग्निटी का मतलब क्या होता है, जिस प्लेनेट की दशा चल रही है वो आपका पीड़ित है, एफ्लिक्टेड जिसे बोलते हैं, या न्यूट्रल है, या बहुत अच्छी स्थिति में है। तो अच्छी स्थिति में तो डिग्निटी बेटर होगी, न्यूट्रल है तो डिग्निटी न्यूट्रल होगी, और पीड़ित है तो पीड़ित है तो उससे रिलेटेड देख लेंगे। अब इनमें इन क्वेश्चनों का आंसर आपको जिसको नहीं आता हो वो नोट कर ले, और वो संडे को मेरे से पूछेगा। मैं इन सभी क्वेश्चनों का आंसर देने को तैयार हूं कि डिग्निटी कैसे देखी जाती है। अभी मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको आती है, मगर ये आपको हर एक प्लेनेट की डिग्निटी देखनी है। महादशा लॉर्ड कैसा है डिग्निटी में, अंतरदशा लॉर्ड कैसा है डिग्निटी में, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड डिग्निटी में कैसा है। डिग्निटी का मतलब वहां पर वो पीड़ित है या अच्छी स्थिति में है, एक चीज है डिग्निटी। फिर देखनी है उसकी स्ट्रेंथ यूजिंग षटबल। षटबल से स्ट्रेंथ देखेंगे। आपके पास जो भी ऐप है उससे मैं आपको षटबल दिखाना बता दूंगा, नहीं देखना आता है तो। इट विल हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ इवेंट। देखिए, जो डिग्निटी है और जो उसका षटबल है, डिग्निटी ये बताएगी कि जो इवेंट होंगे वो अच्छे होंगे या बुरे होंगे। हर एक भाव से रिलेटेड आपका अच्छा भी इवेंट होता है, बुरा भी होता है। डिग्निटी डिसाइड करेगी उस दशा प्लेनेट की कि वो अच्छे रिजल्ट देगा या बुरे देगा।
और जो उसका षटबल है वो ये बताएगा कि अच्छे देगा तो कितने अच्छे देगा और बुरे देगा तो कितने बुरे देगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पॉइंट नंबर 3 है। आपको हर एक को प्लेनेट की डिग्निटी देखना आना चाहिए कि ये प्लेनेट कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में है या ये प्लेनेट कुंडली के अंदर खराब स्थिति में है। डिग्निटी का हिस्सा नवांश भी होता है कि नवांश में भी उसकी स्थिति देखी जाती है। अब एक उसके दो पार्ट हैं, एक डिग्निटी मतलब वो पीड़ित तो नहीं है, कहीं अच्छी स्थिति में है या न्यूट्रल है, ये है डिग्निटी। और षटबल आपको कैलकुलेशन के बेस पर जो दे रखा है उसके बेस पर हम देखेंगे उसके अंदर ताकत कितनी है। डिग्निटी और षटबल दोनों अलग चीज है। तो यदि वो पीड़ित है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा किसी भी हालत में, और पीड़ित नहीं है, पीड़ित तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अब षटबल में वो बली है तो वो जैसे भी रिजल्ट देने वाला है अच्छे या बुरे, वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देगा, मगर आपको परेशान करेगा तो बहुत ज्यादा करेगा, और आपको वो घुमाएगा मौज कराएगा तो बहुत तगड़ी मौज कराएगा, ऐसा हम कहेंगे। षटबल ये डिसाइड करेगा। तो वो डिग्निटी आपको देखनी है और इसके अलावा उसका षटबल देखना है तीनों प्लेनेट का, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा का। अब क्या करना है, आपको ड्रॉ करने हैं D1 D9 एंड कंसर्न डिविजनल चार्ट रिलेटेड टू इवेंट। कौन से चार्ट ड्रॉ करने हैं? D1 जन्म कुंडली कॉपी पे ड्रॉ करने हैं, उसमें नहीं देखना सॉफ्टवेयर में। D9 नवांश कुंडली ड्रॉ करनी है आपको, और कंसर्न डिविजनल चार्ट मतलब आप संतान से रिलेटेड देख रहे हो तो D7 करना है, एजुकेशन से देख रहे हो तो D24 करना है, कार खरीद रहे हो आप तो D16 करना है, इस तरीके से आपको मदर फादर के बारे में देख रहे हो तो D12 करना है, नौकरी के बारे में देख रहे हो तो D10 करना है। ऑल्सो ट्रांजिट चार्ट ऑफ डेट ऑफ इवेंट, जो डेट निकाली थी आपने उस दिन का ट्रांजिट चार्ट भी आपको ड्रॉ करना है। ये 4 चार्ट आपको चाहिए, 4 चार्ट चाहिए। एक तो D1 चाहिए, D9 चाहिए, कंसर्न डिविजनल चार्ट चाहिए, और चौथा आपको ट्रांजिट चार्ट चाहिए। चारों आपने ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस दिन का जिस दिन इवेंट हुआ उसकी MD AD PD लिख ली, तीनों प्लेनेट को देख लिया किसकी क्या डिग्निटी है तीनों की। अब आपको ये 4 यहाँ पर कुंडलियां बनानी है। 5वां, चेक हाउ दशा प्लेनेट आर रिलेटेड टू भाव ऑब्लिक प्लेनेट रिलेटेड टू इवेंट। हम देखेंगे कि जिस प्लेनेट की दशा चल रही है वो क्या उस भाव से रिलेटेड है क्या जिस दिन इवेंट हुआ। मतलब जिस प्लेनेट की दशा चल रही है, आप यही तो कहते हैं ना कि हम भाव से रिलेटेड दशा में, वो उस भाव का जो लॉर्ड होगा, भाव में बैठा हुआ प्लेनेट होगा, वही रिजल्ट देता है। तो हम देखेंगे जिस दशा में आपको रिजल्ट मिला है, आपके पास ऑलरेडी इवेंट है, मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं, पहले से हुए इवेंट को एनालाइज कर रहे हैं हम कि वो इवेंट क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। तो आप देखिए कि जो दशा प्लेनेट चल रही है MD लॉर्ड, उस पर्टिकुलर प्लेनेट का, अंतरदशा प्लेनेट का, प्रत्यांतर दशा प्लेनेट का, उस काम से रिलेटेड भावों से कोई लिंक बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये आपको देखना है। बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने केवल नोट पर कर लेना है, चेक हाउ दशा प्लेनेट आर रिलेटेड टू भाव ऑब्लिक प्लेनेट्स रिलेटेड टू इवेंट। किसी भी भाव या उसके लॉर्ड से किस तरीके से कनेक्टेड है, ये आपको नोट करना है। 6 पॉइंट है, ड्रॉ चार्ट बाई टेकिंग दशा लॉर्ड एज लगना। अब ये 5वां चार्ट आ गया। पहले मैंने ड्रॉ कराया था D1 D9 कंसर्न डिविजनल चार्ट, ट्रांजिट चार्ट। अब एक और चार्ट बनाएंगे जिसके अंदर जिस प्लेनेट की महादशा चल रही है उसको लग्न बना लेंगे, उसी चार्ट को घुमा देंगे। तो महादशा जिसकी चल रही है वो जिस भी राशि में बैठा हुआ है उसे हम लग्न बनाकर एक चार्ट और बनाएंगे। बाकी सब चीजें वैसे एज इट इज रखेंगे, केवल जिस राशि में प्लेनेट बैठा हुआ है महादशा लॉर्ड उसको लग्न बना देंगे। 7th पॉइंट है, ड्रॉ चार्ट बाई टेकिंग AD लॉर्ड एज लगना। एक अलग चार्ट बनाना है आपको, और उस चार्ट में आपको क्या करना है, अंतरदशा लॉर्ड AD लॉर्ड को भी लग्न बनाकर एक चार्ट बनाना है। उससे हम PD के रिजल्ट देखेंगे। मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से रिजल्ट देखने हैं इन वन ऑफ द कमिंग क्लासेस। इसको ये सारी चीजें आपको करनी है। 8th पॉइंट, हाउ दशा प्लैनेट्स आर रिलेटेड टू इवेंट इन D9 एंड कंसर्न डिविजनल चार्ट। अब आपको यहां पर यह भी करना है, जो दशा प्लैनेट चल रहे हैं MD AD लॉर्ड PD लॉर्ड, इनको आपने नवांश में जाकर भी देखना है कि ये प्लैनेट उस पर्टिकुलर भाव से किस तरीके से रिलेट हो रहे हैं जिससे रिलेटेड वो इवेंट हुआ है। और कंसर्न डिविजनल चार्ट मतलब सपोज संतान हुई किसी को तो D7 में जाकर भी देखेंगे
कि, और D7 में कंसर्न डिविजनल चार्ट में मेनली एडी लोड को देखना है आपको, एमडी और पीडी को नहीं देखना। इन डिविजनल चार्ट मेन फोकस शुड बी ऑन एडी लोड। आपको महादशा लोड, प्रत्यांतर दशा लोड को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। कंसर्न डिविजनल चार्ट में आप जाओगे तो आपको अंतरदशा लोड को देखना है। 10th पॉइंट है आपका, चेक ट्रांजिट ऑफ जुपिटर, सैटर्न, राहु। एमडी, एडी एंड पीडी प्लैनेट्स, आर दे कनेक्टेड टू कंसर्न भाव, भाव लोड, लग्न, लग्न लोड, दशा लोड। अब हम क्या करेंगे, जिस दिन इवेंट हुआ हम देख लेंगे मेनली जुपिटर का, सैटर्न का, राहु का। इनमें यदि खराब इवेंट हुआ है तो आप राहु और सैटर्न देख लीजिए, मेनली राहु देख सकते हो, और अच्छा इवेंट हुआ है तो आप जुपिटर देख सकते हो। जुपिटर का, महादशा लोड का, अंतरदशा लोड का, प्रत्यांतर दशा लोड का, इन सभी का ट्रांजिट देखना है आपको। हो सकता है कि महादशा भी जुपिटर की चल रही हो, इसमें से रिपीट हो रहे हो, तो 2 बार देखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जुपिटर, सैटर्न, राहु, इन तीनों में से हम देखेंगे कि यदि शुभ आपका इवेंट हुआ है तो जनरली जुपिटर को हम प्रेफर करेंगे। जुपिटर का ट्रांजिट देख लिया, एमडी, एडी, पीडी लॉर्ड का देखना है क्या वो उस पर्टिकुलर भाव से कनेक्ट हो रहे हैं, जिस भाव से रिलेटेड इवेंट है, या भावेश से कनेक्ट हो रहे हैं, या लग्न से कनेक्ट हो रहे हैं, या लग्न लॉर्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, या दशा लॉर्ड से कनेक्ट हो रहे हैं ट्रांजिट में। मतलब ये ट्रांजिट वाला जुपिटर वो कंसर्न भाव से कनेक्ट हो रहा है, भाव लॉर्ड से हो रहा है, लग्न से हो रहा है, लग्न लॉर्ड से हो रहा है, या दशा लॉर्ड से हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा होगा तभी इवेंट होगा, अदरवाइज इवेंट नहीं हो सकता। इन 5 में से किसी न किसी से जरूर कनेक्शन होना चाहिए, इन सभी का होना चाहिए। और मतलब जुपिटर का भी होना चाहिए, महादशा लॉर्ड का भी होना चाहिए, अंतरदशा लॉर्ड का भी होना चाहिए, प्रत्यांतर दशा लॉर्ड का भी होना चाहिए। इन 5 में से किसी न किसी से इनका कनेक्शन होगा तभी आपका इवेंट होगा, अदरवाइज इवेंट नहीं होगा। वाइल कंसिडरिंग ए प्लैनेट, कंसिडर बोथ नेचुरल एंड फंक्शनल नेचर ऑफ प्लैनेट्स। इसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, इसलिए मैंने पॉइंट एंड में भी रखा है कि नेचर से रिलेटेड आप जब भी कोई चीज़ कंसीडर कर रहे हो कि ये प्लैनेट कैसा है, तो आपको उसकी फंक्शनल नेचर को भी फोकस में रखना है और नेचुरल नेचर को भी फोकस में रखना है। इसका क्या मतलब होता है ये मैं भी थोड़ा सा बताता हूँ आपको। तो फंक्शनल नेचर और नेचुरल नेचर ये मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। आपको इनिशियली मुझे फॉलो करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको काम करना है। आपको हर एक इवेंट की प्रेडिक्शन करना खुद आ जाएगी जब आप 8-10 चार्ट कर लेंगे। पर आपको जब तक ये हमारा अराउंड, ये मान लीजिए 3 मंथ का है अभी इनिशियली, तो 3 मंथ के कोर्स के अंदर आप ये सारी चीज़ें सीखोगे, मगर आपको वीक में 2-3 घंटे अलग से आपको सेपरेट रखने पड़ेंगे इस क्लास के लिए, और जितना मैंने बताया उतना इसमें वर्क करना पड़ेगा। इनिशियली आपको लगेगा कि आप कर रहे हो, आपको पेन कॉपी लेकर रजिस्टर में लिख के करना पड़ेगा, बाद में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ें देखकर 2 मिनट में हो जाती हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगता। मगर इनिशियली आप इसको डिटेलिंग में करोगे सभी चीज़ों को, कि आपने कोई भी इवेंट देखा उस समय की MD, AD, PD देख ली, 3 प्लैनेट देख के, उन प्लैनेट की आपने डिग्निटी देख ली कुंडली में, 1 मिनट में पता चल जाती हैं सारी चीज़ें। फिर आपने D1, D9 और कंसर्न चार्ट के अंदर देख लिया, ट्रांजिट चार्ट भी बना लिया। इन सभी चार्ट को बने बनाए होते हैं सॉफ्टवेयर्स के अंदर, मैं आपको इसलिए बनाने के लिए बोल रहा हूँ इनिशियली, जिससे कि आप इसके अंदर एक कुंडली के अंदर थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करें, और टाइम कंज्यूम करेंगे तभी हम इन चीज़ों को सीखेंगे। मैं इसमें एक फंक्शनल बेनिफिक और नेचुरल बेनिफिक और फंक्शनल मेलिफिक और नेचुरल मेलिफिक का मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। अधिकतर को ये क्लियर नहीं होता और वो स्ट्रगल करते रहते हैं, बाद में पूछते रहते हैं बार बार, तो किस तरीके से देखा जाता है इन्हें। अभी जो मैंने वर्ड्स बोले हैं ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को ट्रांजिट देखना आता है, आप लोगों को दशा देखनी आती है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर पहले से ही वो करके चल रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ आपको आती है। जिनको नहीं आती है वो बताएंगे खुद, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों ने तो मेरी दशा का कोर्स अटेंड किया होगा, तो वो जो मैंने कराया है उस तरीके से लगाएंगे, पाराशर वाली दशा नहीं लगाएंगे। बाकी लोग जिन्होंने पाराशर ही किया हुआ है वो पाराशर ही लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिन्होंने मेरा अभी रिसेंट दशा का कोर्स किया है वो जो मैंने बताया उस तरीके की दशाएं लगाएंगे, पाराशर ही नहीं लगाएंगे।
अब देखिए इस समय पर ये हमारी कुंडली बन रही है पाइसेज लगने की। पाइसेज लगने की कुंडली के अंदर आपको सबको फंक्शनल बेनिफिक मेलिफिक प्लेनेट तो पता ही होते हैं। अब यहाँ पर कहीं पर मैं देखना चाहता हूँ कि बाय द वे जुपिटर है आपका, वो तो बेनिफिक है ही इसमें, और कोई ले लेता हूँ इसमें, यस मार्स। मार्स को लिया मैंने यहाँ पर, तो ये 9th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड हो गया, और ये 2nd लॉर्ड है, और ये यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है आपके 7वें भाव में। तो पाराशरी के हिसाब से ये एज ए 9th लॉर्ड भी बेनिफिक है और 2nd लॉर्ड भी बेनिफिक है, और ये फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट हो गया इस कुंडली के लिए अनडिस्प्यूटेड मार्स। फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट है। अब ये 7वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो 7th हाउस का क्या करेगा ये? तो देखिए 7th हाउस में एक फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट बैठा हुआ है, तो फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट 7th हाउस को स्ट्रेंथन करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूत करेगा, अच्छा करेगा। भाग्य आकर बैठ गया है, अपने आप के लिए भी अच्छा है, इसके खुद के लिए भी अच्छा है। 9th लॉर्ड आपका 7th हाउस में बैठ गया। किसी भी प्लेनेट का प्लेसमेंट केंद्र और त्रिकोण में अच्छा होता है। हालांकि जो यहाँ पर साइन है वो इसके लिए शत्रु राशि है, साइन वाइज ये प्लेसमेंट बढ़िया नहीं है, मगर इट इज ए फंक्शनल बेनिफिक। तो अब क्या है इसका, ये तो लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है और 7th हाउस में बैठा है। तो 7th हाउस में ये क्योंकि बैठा हुआ है इसलिए अपना नेचुरल मेलिफिक असर भी जरूर डालेगा। अब नेचुरल मेलिफिक असर भी डालेगा, मैं कह रहा हूं फंक्शनल बेनिफिक भी है। देन हाउ टू इंटरप्रेट इट, कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे? जनरली जो नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट है वो आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देते हैं, रिश्तों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देते हैं, लिविंग सिग्निफिकेशंस को डैमेज करते हैं। सिंपल सेंटेंस यदि मैं बोलूं तो लिविंग सिग्निफिकेशंस को डैमेज करते हैं, मगर क्योंकि ये फंक्शनल बेनिफिक है तो नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस को इंप्रूव करेंगे। अब इसको ना ही तो आप एज ए सिंपली मार्स ले सकते हो, ना ही इसको सिंपली फंक्शनल बेनिफिक ले सकते हो। आपको इस चीज को समझना है, क्योंकि ये मार्स मार्स ही रहेगा चाहे कुछ भी बन जाए। तो उसकी जो नेचुरल नेचर है वो कभी कहीं जा नहीं सकती, इसीलिए इसको हम मांगलिक बोलते हैं। व्यक्ति को मांगलिक बोलते टाइम हम लॉर्डशिप नहीं देखते, मांगलिक बोलते टाइम हम उसकी लगन नहीं देखते कौन सी लगन है। मांगलिक बोलते समय हम ये नहीं कहते कि ये 9th लॉर्ड हो रखा है या योग कारक हो रखा है, 7वें भाव में मंगल बैठा है तो मांगलिक है। मांगलिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मार्स इज ए नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट। अब नेचुरल मेलिफिक क्या होते हैं, नेचुरल बेनिफिक क्या होते हैं? नेचुरल मेलिफिक जो गुस्से वाला है, गुस्से वाले का मतलब वो आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट हेल्थ रिलेटेड चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं। जुपिटर हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा, मरते हुए आदमी को मरने नहीं देगा, मगर मार्स और मरवा देगा। तो जो नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट जो होते हैं वो अपनी नेचर को ऑलवेज साथ में लेकर चलते हैं। हर एक प्लेनेट की जब दशा आती है तो वो अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देगा ही देगा। अब कोई भी मेलिफिक प्लेनेट है और वो अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देगा ही देगा। इसका मतलब आपको उसके मेलिफिक रिजल्ट भी अपनी दशा और अंतरदशाओं में डेफिनेटली मिलेंगे। अब इस व्यक्ति की जब मार्स की दशा आएगी तो डेफिनेटली वो फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट है, आपके 9th हाउस के रिजल्ट देगा, 2nd हाउस के रिजल्ट देगा, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में अच्छे ही होते हैं। इस कुंडली के लिए मारक भी नहीं है, चाहे 7वें भाव में बैठ गया है तभी भी 2nd लॉर्ड होकर, पर मारक नहीं है। मगर साथ ही साथ क्योंकि ये 7th हाउस में बैठा हुआ है तो ये आपका डिजीज भी देगा मार्स, क्योंकि मार्स का काम है ये चीज करना। एक्सीडेंट भी करा सकता है, डिजीज भी करा सकता है, डिस्प्यूट भी करा सकता है, लड़ाई झगड़े भी करा सकता है, लड़ाई झगड़े भी ये कराएगा। इसलिए इसको यहाँ पर हम क्या मानकर चलते हैं कि इसकी नेचुरल नेचर है, इसलिए व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, मांगलिक। अब जब भी कोई प्लेनेट आपकी दोनों तरह की कैटेगरीज लेकर चल रहा है अपोजिंग, कि वो फंक्शनली तो बेनिफिक है मगर नेचुरल मेलिफिक है, तब हम क्या करेंगे कि ये जिस भाव में बैठा है उसे तो ये इंप्रूव कर रहा है डेफिनेटली, क्योंकि ये 9th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड 7th हाउस में जाकर बैठ गया तो उस भाव को इंप्रूव कर रहा है। मगर अब ये लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है तो आप दोनों तरीके से मानकर चलोगे इसे, कि लग्न को मार्स भी एस्पेक्ट कर रहा है और 9th एंड 2nd लॉर्ड भी एस्पेक्ट कर रहा है।
तो लग्न पे मार्स का नेगेटिव असर भी होगा, और लग्न पर मार्स का यहाँ पर क्या करेगा, ये आपका एज ए 9th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड है, तो नेगेटिव असर मार्स का ये होगा, ये लग्न को बीमारी करेगा। इसके आप लग्न को आप ये कह सकते हो कि माइंड के अंदर ट्रबल्स देगा, दिमाग खराब कर देगा व्यक्ति का। दैट इज ए फिजिकल प्रॉब्लम्स, शारीरिक कुछ भी समस्याएं क्रिएट डेफिनेटली करेगा। मगर साथ ही साथ ये क्योंकि 9th और 2nd लॉर्ड है, तो नॉन लिविंग थिंग को ये इंप्रूव करने वाला है, बिकॉज इट इज 9th एंड 2nd लॉर्ड। तो इसके एस्पेक्ट को दोनों तरीके से लेंगे। बेनिफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट है लग्न पर, नेचुरल बेनिफिक नहीं है, फंक्शनल बेनिफिक का एस्पेक्ट है। तो लग्न को मार्स दोनों तरीके के एट्रीब्यूट दे रहा है। अब दोनों तरीके के एट्रीब्यूट कैसे होते हैं, यही एस्ट्रोलॉजी काम आती है, हमारा दिमाग काम आता है, इसको राइटिंग में नहीं बताया जा सकता। आपके फादर हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, बात बात पे डांटते हैं, डपटते हैं, मगर आपके लिए घर के अंदर वो अच्छा एनवायरनमेंट भी क्रिएट करते हैं गुस्से वाले होने के बावजूद भी। आप खेलने कहीं जाओगे तो आपको वो डांटेंगे, किसी पार्टी में जाओगे तो आपको डांटेंगे, कैसे जाएगा, आके पिटाई कर देंगे, मगर वो आपको घर के अंदर सारी सुख सुविधाएं भी प्रोवाइड करते हैं आगे से आगे। दोनों तरह की नेचर उन्हीं की है कि आपको उसको पता है कि आपको पढ़ने के लिए रूम के अंदर एसी चाहिए, एसी का अरेंजमेंट करेंगे, कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो वो सारी चीज़ ला कर देंगे। मगर क्योंकि वो नेचुरल बेनिफिक है, गुस्सा अंदर भरा हुआ है, तो फंक्शनल बेनिफिक क्यों हो गए, क्योंकि पिता हैं तो पिता को तो बेनिफिक होना ही पड़ेगा, मगर नेचुरल बेनिफिक हो सकते हैं, उनके अंदर गुस्सा पड़ा हुआ है, तो मौका मिलने पर आपको वो पीट भी देंगे। तो दोनों तरीके का नेचर यहाँ पर होगा प्लेनेट के अंदर। अब इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर इसी कुंडली को रोटेट कर देता हूं, थोड़ा लिब्रा लग्न की कुंडली ले लेता हूं इसको। यस, ये हमारी अब लिब्रा लग्न की कुंडली होगी। जुपिटर को पकड़ लेते हैं, देखिए लिब्रा लग्न की कुंडली में जुपिटर यहाँ पर देखिए फंक्शनल तो बेनिफिक प्लेनेट है, तो अब ये लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है 1 2 3 4 5। हम कहते हैं कि लग्न को जुपिटर एस्पेक्ट कर ले तो बहुत बढ़िया होता है, मगर देखिए तो फंक्शनल तो मैलिफिक हो गया, क्योंकि इट इज ए 6th लॉर्ड एंड 3rd लॉर्ड। 3rd और 6th लॉर्ड अनडिस्प्यूटेड मैलिफिक होता है, हर हालत में मैलिफिक होता है, तो ये मैलिफिक प्लेनेट है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से 9th हाउस को ये दोनों तरीके से असर डालेगा। 9th हाउस पर 6th लॉर्ड जाकर बैठ गया 9वें भाव में, 9वें भाव को खराब कर रहा है एज ए 6th लॉर्ड। जहां पर भी 6th 8th और 12th लॉर्ड जाकर बैठते हैं उस जगह को खराब करते हैं, मगर ये बेनिफिक भी है। अब 9th हाउस से रिलेटेड ये क्या करने वाला है, देखिए नेचुरल, अंडरस्टैंड करिएगा इस कंसेप्ट को, इसलिए मैंने इसको इंटेंशनली लिया है। बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं होते, जो मुझे पता लगेंगे उनको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। 9th हाउस में बेनिफिक भी बैठा हुआ है, नेचुरल बेनिफिक, लिविंग सिग्निफिकेशंस को कोई दिक्कत नहीं होगी। 9th हाउस से रिलेटेड जो लिविंग सिग्निफिकेशंस हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, या उसे सपोर्ट करेगा, मगर नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस को खराब करेगा, बिकॉज इट इज ए 6th लॉर्ड, इट इज ए 3rd लॉर्ड। तो ये मैलिफिक और बेनिफिक दोनों की तरह एक्ट करने वाला है। नेचुरल मैलिफिक का मतलब इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द लिविंग सिग्निफिकेशंस। नेचुरल बेनिफिक का मतलब इट विल नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द लिविंग सिग्निफिकेशंस। नेचुरल बेनिफिक एंड फंक्शनल बेनिफिक हो या फंक्शनल मैलिफिक हो, वो आपका एक्ट करेगा एज पर लॉर्डशिप, मगर जो नेचुरल बेनिफिक मैलिफिक है, यदि वो फंक्शनल उनका नेचर अपोजिट है, तब आप उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे कि नेचुरली बेनिफिक उन प्लैनेट्स को बोलते हैं जो आपको शारीरिक रूप से परेशानियां क्रिएट नहीं करते। एक्चुअली पहले के समय पर जीवन ही सबसे इम्पोर्टेंट होता था, क्योंकि मेडिसिन नहीं थी उतनी ज़्यादा, आपका चिकित्सा या इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई थी, तो जीना मुश्किल होता था। कोई व्यक्ति बीमार हो जाता तो वो निपट ही जाता था। आजकल बाल अरिस्ट नहीं होता, पहले 6-8 बारे में मून होता था तो बाल अरिस्ट योग बोल देते थे, मैलिफिक एस्पेक्ट होता था। आजकल बाल अरिस्ट योग एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि अब कितनी भी सीरियस बीमारी हो, आपके अधिकतर बच्चे बच ही जाते हैं, ऐसा नहीं होता उसका एंड हो जाए। मगर उस समय पर बाल अरिस्ट होता था, 8-8 10-10 बच्चे होते थे, लोगों में से 2-3-4 से ज़्यादा नहीं बचते थे, मतलब कुछ ना कुछ बच्चे तो हर मदर के वो नहीं बचते थे, ऐसा मान के चलो, वो एक ऐसा समय था। अब आज के समय पर देशकाल परिस्थिति के हिसाब से, तो उस समय पर क्या होता था, जो आपको लाइफ को जो सपोर्ट करता था उन्हें बेनिफिक प्लैनेट बोलते थे।
और जो लाइफ को अपोज सपोर्ट नहीं करते थे, लाइफ ले जाने में वो करते थे, उन्हें हम मेलिफिक प्लेनेट बोलते थे। तो प्रैक्टिकली जो आपका मार्स, सैटर्न, राहु, केतु, ये मेलिफिक प्लेनेट हुए क्योंकि ये लाइफ को सपोर्ट नहीं करते थे। और सूर्य लाइफ को हालांकि डैमेज नहीं करता, सूर्य लाइफ के लिए खराब नहीं होता, मगर वो कुछ और मैटर्स में खराब होता है, इसलिए उसको मेलिफिक बोलते हैं। सूर्य आपका पर्सन की लाइफ के लिए कभी खराब नहीं होता। ल्यूमिनरीज सन एंड मून दोनों ही आपके खराब नहीं होते, ये पिता के कारक होते हैं, ये अरिष्ट कॉज नहीं करते। बाकी सभी प्लेनेट आपके मेलिफिक होते हैं। अब जुपिटर और वीनस ये दो ऐसे प्लेनेट थे। जुपिटर का हम कहते हैं कि इसका एस्पेक्ट बड़ा अच्छा होता है, जिस भी भाव को देखता है तो प्रोटेक्ट करता है। लग्न को जुपिटर देख ले तो आपका बालरिस योग भी खत्म हो जाता है, मृत्यु योग भी खत्म हो जाता है, ये पॉजिटिव पॉइंट मिल जाता है लॉन्जेविटी में, उम्र में, जबकि चाहे वो मेलिफिक ही क्यों ना हो। इस केस में मेलिफिक है जुपिटर, फंक्शनल, मगर ये लग्न को देख रहे हैं क्योंकि इसके दोनों रोल हैं। दोनों कौन कौन से रोल है? लॉर्डशिप एक अलग बात है। लॉर्डशिप का मतलब आपका, अब ये 6th हाउस का लॉर्ड हो गया, तो 6th हाउस के लॉर्ड की जिम्मेवारी मेलिफिक इसलिए है कि वो रिजल्ट आपको खराब ही देने वाला है। 6th हाउस के मेन रिजल्ट आपके डेट, डिस्प्यूट और आपका डिजीज है, मेन ये है, बाकी सेकेंडरी है। तो मेन जो रिजल्ट देगा, क्योंकि 6th लॉर्ड है तो वो खराब ही रिजल्ट देने वाला है, ज्यादातर रिजल्ट खराब है, इसलिए इसे हम फंक्शनल मेलिफिक मानेंगे। क्योंकि इसकी जो ड्यूटी है, फंक्शनल का मतलब क्या है, आप कितने अच्छे इंसान हो, कोई कितना भी बढ़िया इंसान है, और यदि उसको फांसी के तख्ते पे लटकाने का काम दे दिया जाए, नौकरी दे दी जाए, तो लोगों को फांसी पर ही लटकाएगा, क्योंकि उसकी फंक्शनलिटी है। तो जो फंक्शनलिटी है वो उसको ड्यूटी मिलती है। अब जो फंक्शनल मेलिफिक है वो उसको उस काम की ड्यूटी मिली हुई है, इसलिए वो उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड मेलिफिक रिजल्ट आपको देगा ही देगा, मगर नेचुरल नेचर कभी नहीं छोड़ेगा। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन लूंगा, अभी मैंने जो बात बतानी है वो मैं बता देता हूँ, इसके बाद हम बात करेंगे। अभी आज की क्लास में बात मैंने अभी की नहीं है किसी से भी, इनिशियली मुझे जो बताना था, क्योंकि कमिंग क्लासेस में बेसिकली कंसेप्ट हमारा ये है कि आप लोग अपनी कुंडलियाँ देंगे, कुंडलियों में आप ज़्यादा फोकस करें। आपके जो इवेंट जितने भी हुए हैं, टाइमिंग्स लाइफ के अंदर एक्यूरेट डेट दें पर्टिकुलर उसके इवेंट की, इवेंट की क्वालिटी भी दे दें, अच्छा हुआ आपके साथ, बुरा हुआ, किसी प्रॉब्लम के साथ हुआ, क्योंकि ये क्या है, लर्निंग प्रोसेस है। और लर्निंग के लिए जब तक हम को रीज़न नहीं पता चलेगा, हुए इवेंट हम एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक आगे की प्रेडिक्शन देने का कोई यूज़ नहीं है। और उन इवेंट को अब हम क्या करेंगे, जो मैंने स्टेप्स दिए हैं उस तरीके से आपको देखना है। जो भी पॉइंट मैंने यहाँ मार्क किए हैं, वो पॉइंट आपने सभी ने देखने हैं सभी कुंडलियों के अंदर। इनिशियली मैं एक वीक में एक कुंडली डालूंगा, आप सब लोग उस कुंडली के अंदर, उन्होंने 5, 6, 7 जो भी इवेंट लिखे होंगे, तो वो उनको भी एनालाइज करने में टाइम लगेगा। 4, 5 इवेंट लिखे होंगे, जैसे किसी की मैरिज हुई है, बच्चे हुए हैं, कब हुए हैं, और कोई बात हुई है, तो 4, 5 इवेंट उन्होंने लिखे होंगे, गुड और बैड इवेंट्स। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा है, उस समय की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा आप नोट कर लोगे। उस समय की आप उसका जन्म कुंडली बनाओगे, उस समय की ट्रांजिट कुंडली बनाओगे। इसके बाद आप वहाँ पर चार्ट बनाओगे, D9 या जो भी रिलेटेड डिविजनल चार्ट है वो बनाओगे। इसके बाद आप देखोगे कि जो दशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा चल रही है, उस पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड हाउस को आप मार्क कर लोगे, या प्लेनेट को मार्क कर लोगे कि वो इवेंट आपके हिसाब से कौन से हाउस से रिलेटेड है और कौन सा प्लेनेट दे सकता है उसे, कौन कौन से प्लेनेट उस इवेंट को दे सकते हैं। नॉर्मल आपको सबको पता ही है कौन कौन से प्लेनेट दे सकते हैं। अब आपको देखना है कि महादशा लॉर्ड उनमें से इवेंट को दे सकता है या नहीं दे सकता, उसको मार्क कर लीजिए। अंतरदशा लॉर्ड दे सकता है या नहीं दे सकता, उसको मार्क कर लीजिए। प्रत्यंतर दशा लॉर्ड उस इवेंट को दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है, D1 में नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे क्यों नहीं दिया, यही हमारा डिस्कशन होगा क्लास में। कोई भी इवेंट क्यों नहीं हुआ, और हुआ तो कैसे हुआ, वो आपने देखना है कि भाई महादशा लॉर्ड इसको दे रहा है। अब आपने वही चीज नवांश में भी पकड़नी है, सेम डीटो। नवांश कुंडली बना लीजिए, नवांश कुंडली में जिसकी महादशा चल रही है, क्या वो उस इवेंट को दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। हो सकता है तीनों में से कोई एक ना दे, 2 ना दे, आपको उसकी वरी नहीं करनी है, कौन दे पा रहा है इस पर सबसे पहले फोकस करना है।
तभी हमारा कंसेप्ट बनेगा। फिर हम कंसर्न डिविजनल चार्ट को भी पकड़ लेंगे और उस डिविजनल चार्ट के अंदर भी इन चीज़ों को देखेंगे कि ये इवेंट आपके महादशा लॉर्ड का कुछ लिंक बन रहा है, अंतरदशा लॉर्ड का कुछ लिंक बन रहा है, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड का कुछ लिंक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पहला पॉइंट आपने देखा। इसके बाद हम देखेंगे क्या उस समय पर जिस दिन इवेंट हुआ ट्रांजिट वाले किस प्लेनेट का लिंक बन रहा है उस भाव से। आप ट्रांजिट कुंडली बनाओगे उस दिन की, ट्रांजिट कुंडली ऐसे बनाई जाती है, आप जन्म कुंडली बना लोगे और उसी में राउंड करके कौन सा प्लेनेट किस राशि में ट्रांजिट कर रहा है उसी कुंडली में ट्रांजिट वाले प्लेनेट को प्लेस कर दोगे, सेम कुंडली के अंदर ही। तो दोनों में अंतर होना चाहिए, जैसे एक आपने ब्लू कलर से लिखा तो दूसरे को रेड से लिख दीजिए। तो ट्रांजिट वाले प्लेनेट को भी उसी कुंडली में लिखना है। अब देखिए क्या वो ट्रांजिट वाला कौन कौन सा प्लेनेट उस भाव को ट्रांजिट में हमेशा लग्न और लग्न लॉर्ड को भी आप लेकर चलोगे और दशा लॉर्ड को भी। जिस दिन ट्रांजिट आपका इन्फ्लुएंस कर रहा है तो आप देखिए जो ट्रांजिट वाले प्लेनेट है मेनली यदि कुछ अच्छा इवेंट हुआ है तो जुपिटर देखिए उस भाव को या उसके भावेश को लग्न या लग्नेश को इन्फ्लुएंस कर रहा है क्या। फिर महादशा लॉर्ड देखिए इनमें से किसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, अंतरदशा लॉर्ड इन ट्रांजिट इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपका इवेंट जस्टिफाइड हो गया कि भाई सारी चीजें इससे बता रही हैं। अब एक और चीज आएगी नेक्स्ट कि अच्छा आया हुआ इवेंट या बुरा हुआ। अच्छा हुआ तो आप ये मान के चलिए कि आपकी महादशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड की डिग्निटी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा रिजल्ट तभी होगा जब डिग्निटी बढ़िया है। यदि वो एफ्लिक्टेड है तो वो रिजल्ट आपको खराब होगा, ढूंढना पड़ेगा। बंदे ने कहा कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया था उस दिन, अब एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट का मतलब उस समय पर आपकी जो दशा जिन प्लेनेट की चल रही है वो पीड़ित होना चाहिए वो पर्टिकुलर प्लेनेट, और आपका असर किसका होना चाहिए ट्रांजिट के अंदर। जुपिटर एक्सीडेंट नहीं कराएगा, राहु वगैरह का आपका या मेलिफिक प्लेनेट का, इवन मार्स का भी देख सकते हो यदि एक्सीडेंट के केस में, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन का वो होता है। हम प्रैक्टिकली डिस्कस भी करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली कराऊंगा भी क्लास के अंदर किस तरीके से बताना है, पर आप आज ही की क्लास से इसको स्टार्ट करोगे जो मैंने बताया है विदाउट, क्योंकि आप में से कोई न्यू कमर बिल्कुल नहीं है, आप में से सभी लोगों ने एस्ट्रोलॉजी की हुई है। अब हम क्या करेंगे देखिए, गुड और बैड रिजल्ट भी आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द दशा लॉर्ड कि दशा लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, यदि पीड़ित है तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। आपको अच्छे मिल रहे हैं उसके रीजन हम ढूंढ सकते हैं मगर वो नहीं दे सकता। फिर उसकी स्ट्रेंथ देखिए, आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे वो उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि आपको यदि वो बहुत स्ट्रोंगर है षटबल में और अच्छे रिजल्ट देने की स्थिति में तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मगर षटबल में कमजोर है और अच्छे रिजल्ट देने की स्थिति में तो आपको कोई बहुत बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिलेंगे, हल्के फुल्के रिजल्ट मिलकर रह जाएंगे। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो इनिशियली आपकी जो फर्स्ट वन क्लास होगी हमारी कमिंग वेडनेसडे को, उसके अंदर मैं कुंडली अभी कोई भी एक मैं बता दूंगा, सभी को उसी कुंडली में जो भी 4-5 इवेंट जो भी दे रखे होंगे उन सभी इवेंट को आप सब ने जस्टिफाई करना है इंडिविजुअली इनिशियली। बाद में फॉर्मेट बदलूंगा, इनिशियली हम टाइमिंग ऑफ इवेंट देखेंगे दशा और ट्रांजिट के बेस पर। जो मैंने आज टॉपिक्स बोले हैं इनमें आप में से किसी को किसी भी तरीके की किसी टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो आप मुझे इसी ग्रुप पे मैंने अभी तो मैसेज ऑफ कर रखे थे, ऑन कर दूंगा, आप मैसेज डाल दीजिएगा। तो जो हमारी संडे को क्लास होगी 8:30 या 8 o'clock में मैसेज डाल दूंगा, तो उस क्लास को आप अटेंड कर लेना। उसके अंदर मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलो वो आप में से किसी ने जो भी पूछना है या कहना सुनना है वो आप क्या सुन सकते हो। यस सर, वो सब जो वीडियो है जो डिस्कशन पीपल करते हैं वो वीडियो तो मिलेगा ना? हाँ श्योर। क्योंकि बाद में वापस जाके ऐसा क्यों हुआ, इट्स गुड टू एनालाइज इट व्हेन यू सी इट लेटर ऑन, राइट? यस यस यस, थैंक यू। ओके परवीन जी। सर नमस्कार। सर एक हमेशा डाउट आता है, जैसे अभी जो चार्ट लगाया था आपने उसमें गुरु के 12 नंबर राशि में शनि बैठा हुआ था, तो क्या गुरु के अंदर सेपरेटिव इफेक्ट आएंगे क्या शनि के? आवाज आ रही है सर? आ तो रही है पर मैं ये सोच रहा हूँ आपको क्या जवाब दूंगा, क्योंकि बसीन साहब को मैंने कई बार पढ़ा, वो इस पे बहुत एम्फेसिस करते हैं सर इस पे। वो बशीन साहब की अपनी एस्ट्रोलॉजी है जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला था ना
कि बहुत सारी थ्योरी चलती है, हमें कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है वरना हम कहीं पहुंचेंगे ही नहीं। ओके, फिर आप तो कहीं इसको मतलब ध्यान में दे सकते हैं। हमें बिल्कुल बेसिक चीज़ों को पकड़ के चलना है और कहीं पहुंचना है तो केवल हमने वही जी करना सर। है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, ठीक डिस्पोजिटर ठीक थ्योरी है। होती नहीं है, फेल है वो, जिन्होंने भी बनाई थी जी वो डिस्पोजिटर थ्योरी भी मिस्टर बशीम ने बनाई थी, वो उसका भी रोल था, वो जी लगती नहीं है वो। ठीक है सर, हाँ, थैंक क्योंकि यू। प्लेनेट का जो मैंने, आपने तो दशा का कोर्स किया है ना, जी सर, जो मैंने वो कराया है उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, सटीक है। थैंक यू। जी सर। अनंत लक्ष्मी मैम। सर आपने जो जुपिटर फंक्शनल मेलेफिक के बारे में बताया ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे कुछ ऐसा। इट विल नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर लिविंग सिग्निफिकेशंस बट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस, ऐसे बोले ना, वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे। नहीं, वो तो सब फंक्शनल जो मेलेफिक है वो तो ड्यू टू लॉर्डशिप है ना। हाँ, जुपिटर इज द फंक्शनल मेलेफिक, हाँ, तो वो थर्ड एंड सिक्स्थ लॉर्ड। तो सिक्स लॉर्ड के जहाँ भी जाकर बैठेगा उस जगह को खराब करेगा, जहां पर भी जाके बैठेगा उसका, उस जगह को खराब करेगा। okay, that means if he's sitting in the ninth house, if Jupiter is sitting in the ninth house, यस, so the relation of the, I mean, either the father, son, father and the नहीं natives relation. उस लेवल तक मत जाइए अभी। आपका नाइन्थ हाउस जो हाउस होता है ना, इट इज ए फार्म लैंड, खेत है हाँ ये आपका। हाँ, अब खेत के अंदर नमक डाल दीजिए आप, सिक्स लॉर्ड okay, सॉल्टी बना देगा खेत को, तो खेत okay, सॉल्टी हो गया, तो अब उसके अंदर आप जो सीड डालोगे उसके फ्रूट आपको नहीं मिलेंगे। तो okay, नाइन्थ हाउस को एफ्लिक्ट कर रहा है प्लेसमेंट की वजह से। अब नाइन्थ okay. हाउस को वो हर चीज के लिए एफ्लिक्ट कर रहा है, वाई ओनली फॉर फादर। Pardon? नाइन्थ हाउस को हर जो भी नाइन्थ हाउस के जितने भी सिग्निफिकेशंस हैं सब एफ्लिक्ट होंगे। Okay, नाइन्थ हाउस इटसेल्फ इज एफ्लिक्टेड बिकॉज okay, सिक्स्थ लॉर्ड इज प्लेस्ड देयर। तो okay, आपको नाइन्थ हाउस से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट हैं, हम जब भी भाव फल देखते हैं तो भाव भावेश कारक तीन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आपका भाव खराब हो गया क्योंकि वहां पर हाँ, सिक्स लॉर्ड जाकर बैठ गया। yeah, right. तो फिजिकल डिसीज भी देगा सर इसी में? अगर फिजिकल नेचुरल मैलेफिक फिजिकली अफेक्ट नहीं करता है बट वो फंक्शनल मैलेफिक हो गया तो फिजिकल डिसीज भी देगा? डिजीज तो उसको सिक्स लॉर्ड की वजह से मिलेगी। सोर्स से नाइन्थ हाउस होगा, उसकी पिंडलियों में दर्द होगा या उसकी आपके नी से ऊपर के पोर्शन में पेन होगा, बिकॉज नाइन्थ हाउस से रिलेटेड नरिशमेंट नहीं होगा उसका प्रॉपर। नाइन्थ हाउस से रिलेटेड डिजीज मिलेगी। द प्लेनेट जहां पर प्लेस होता है वो सोर्स ऑफ इवेंट होता है कि इट इज ए सिक्स लॉर्ड। तो सिक्स लॉर्ड मीन्स इट विल गिव डेट, डिस्प्यूट और जो भी सिक्स हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको देगा। अब आपको इसको डेट लेनी पड़ेगी, इसको डिस्प्यूट होगा जुपिटर की दशा के अंदर, और इसको डिजीज होगी। अब उसका जो डिजीज, ये तो सब होंगे ड्यू टू लॉर्डशिप, मगर उसका सोर्स कौन बनेगा? तो प्लेनेट जिस जगह पर जाकर बैठता है वो उसका सोर्स होता है। तो उसको डेट किसकी वजह से लेनी पड़ेगी? नाइन्थ हाउस की वजह से। उसको डिजीज किसकी वजह से होगी? नाइन्थ हाउस की वजह से। उसका डिस्प्यूट किसकी वजह से होगा? नाइन्थ हाउस की वजह से। तो नाइन्थ हाउस की वजह से सारी चीजें होंगी। तो उसको जैसे डिस्प्यूट हो सकता है, इट इज ड्यू टू गुरु, ड्यू टू रिलीजन, ड्यू टू फादर, ड्यू टू लॉन्ग ट्रेवल, किसी न किसी वजह से उसको डिस्प्यूट होगा, उसी वजह से उसको डेट लेनी पड़ेगी। अब नाइन्थ हाउस इज द सोर्स ऑफ डिजीज। डिजीज होगी बिकॉज इट इज ए सिक्स लॉर्ड, सो इट्स ओन दशा इट विल गिव द डिजीज। मगर वो डिजीज का सोर्स कौन बना, जगह कौन सी बनी? वो नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस से आपकी बॉडी के कौन से ऑर्गन रिप्रेजेंट होते हैं? तो आपके नी के ऊपर का जो पोर्शन होता है दैट इज द नाइन्थ हाउस। तो उस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर इसको कोई न कोई डिसीज होगी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जुपिटर। So the living signification is to be taken only for natural malefic and natural benefic. हाँ, That's नेचुरल living. मैलिफिक, नेचुरल मैलिफिक तो लिविंग सिग्निफिकेशंस को अपनी दशा में प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे, चाहे Problem कुछ भी हो करेंगे। जाए। Okay, thank you. विनोद कुमार जी। प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत आभार, आपने ये ग्रुप क्रिएट किया, और सभी पार्टिसिपेंट का धन्यवाद और शुभकामनाएं इस ग्रुप को आगे सक्सेसफुली चलाने के लिए। जी दूसरा सर, मेरा क्वेश्चन इस आज के टॉपिक से हट के दूसरा ये है कि आपने एक सीरीज स्टार्ट की थी, किन्हीं कारणोंवश आपने रोक दी,
मैं चाहता हूँ अगर उसको पब्लिकली नहीं करना चाहते पर एटलीस्ट जो इच्छुक हैं उनको इस ग्रुप में उनके साथ शेयर कर सकते हैं सर। वो जो कर्मालॉजी आपने कर्मा थ्योरी पे स्टार्ट की, कोई नहीं, वो मैं जो संडे की क्लासेस होती है ना उसको मैं कर्टेल कर रहा हूँ। एक्चुअली जो वो ग्रुप है उसके अंदर पता नहीं कौन कौन आ चुके हैं, तो आई विल एक्सप्लेन। एक्चुअली वो मैं वीडियोस की फॉर्म में नहीं दे सकता बिकॉज उसके अंदर थोड़ा मैच्योरिटी चाहिए समझने के लिए, तो आई विल। राइट। दूसरा क्वेश्चन सर, आपने अभी बात की कि हमें क्लासिक पे ज्यादा विश्वास रखना चाहिए। आई पर्सनली एग्री विद यू, बट क्लासिक में भी लाइक हर कई राइटर्स ने टीकाकरण किया हुआ है, अलग अलग राइटर्स ने, तो उन पे हम किस पे विश्वास करें, उस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। देखो अभी तो अब जो मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं बता ही दूंगा आपको इंटरप्रिटेशन। ये बड़ा मतलब उस तरीके से मैं नहीं कह सकता कि किस पे करना है, ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। तो जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है या जो मैंने फील किया है या मुझे जो मेरे गुरु ने बताया उस हिसाब से तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। बाकी मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इस पर्टिकुलर पर्सन पे ही बिलीव करो या किस पे नहीं करो। अब जैसे सर हम बीपीएचएस की बात करें, बीपीएच मल्टीपल राइटर्स ने लिखी है तो वो क्लासिक, अब हम किस पे जाए उस पे एक थोड़ा संशय बन जाता है। ऑलमोस्ट देखिए मैक्सिमम चीज़ें तो सिमिलर ही हैं, कहीं कहीं पे ही डिस्प्यूट है, बाकी तो कोई इंटरप्रिटेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। कहीं कहीं पर है तो वो आप दोनों चीज़ों को लगाकर अपने एक्सपीरियंस के बेस पर थोड़ा करना पड़ेगा उसमें। राइट सर, थैंक यू सर। नीलम मैम। सर द्विस्वभावी राशि जब लग्न होते हैं, एक सबसे रिक्वेस्ट है कि जो क्लास ज्वाइन कर लेता है बीच में छोड़ के नहीं जाएगा। नेक्स्ट टाइम से मैं उसको ज्वाइन नहीं करवाऊंगा। पीछे बगैर कोई भी नहीं जाएगा। आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो मैं भी तो क्लास में बैठा हुआ हूँ ना, तो ये डिसरिगार्ड है। आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो एवरीबडी शुड बी डिसिप्लिन्ड। वो डिस्कनेक्ट हो गया तो ठीक है, पर आप जब एक बार आ गए तो ये नहीं कि अपनी चॉइस के हिसाब से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। आपको कोई वैलिड रीज़न है तो यू जस्ट मैसेज ऑन द ग्रुप और आप चले जाइए, ऐसे नहीं कि जब मर्जी चले जाए। जी मैम सॉरी, बताइए। सर द्विस्वभावी राशि में सिर्फ केंद्र के लॉर्ड होते हैं ना, जुपिटर एंड बुध। हाँ, लग्न द्विस्वभाव हो तो हाँ, लग्न द्विस्वभावी के, तो उनका स्ट्रेंथ ऑब्वियसली योग कारक तो नहीं है वो, पर 6, 8, 12 में भी नहीं है, तो वो क्या स्ट्रेंथ कैसी हो रहेगी उनकी? नहीं, स्ट्रेंथ तो इस बेस पे नहीं कही जा सकती। स्ट्रेंथ तो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, केवल लॉर्डशिप के बेस पे स्ट्रेंथ नहीं बताई जा सकती, और स्ट्रेंथ का कोई लिंक नहीं है एक्चुअली लॉर्डशिप से। तो फिर कैसे देखें मैंने द्विस्वभावी राशि के लिए? नहीं, क्या स्ट्रेंथ तो बुध एंड जुपिटर नहीं, बेसिकली द्विस्वभाव राशि से कोई नहीं मतलब है ना मैम। स्ट्रेंथ का तो आपका प्लेनेट का कोई लेना देना ही नहीं है लग्न से। लग्न कुछ भी हो, स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन अदर फैक्टर्स। स्ट्रेंथ डिपेंड करती है केंद्र त्रिकोण में कौन सी राशि के अंदर बैठा हुआ है, एक्सोल्टेड है नहीं है, इसके अलावा उसको कौन एस्पेक्ट कर रहा है, और इसके बाद वो कौन से भाव में बैठा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि जो षडबल हम निकालते हैं उसके अंदर आपके मल्टीपल अराउंड 20 से ऊपर कंपोनेंट यूटिलाइज करते हैं हम। तो स्ट्रेंथ बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पर सब सर हम लोग देखते हैं ना लॉर्डशिप का भी उसका रोल रहता है, इसलिए स्ट्रेंथ में कोई लॉर्डशिप का रोल नहीं होता। ओके, ठीक है कोई सर। भी रोल नहीं है किसी भी तरीके का। जी ओके, आपको स्पेसिफिक डाउट है आप ग्रुप पे मैसेज डाल देना, मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। मेरा काम यही होगा, कुंडली आप लोग ही एनालाइज करोगे, मैं केवल आपके डाउट क्लियर करूंगा, आपको गाइड करूंगा किस तरीके से करना है। निधि मैम। सर पहले तो थैंक यू, ये इसकी बहुत ज़रूरत थी इस कोर्स की। मैं बहुत नई हूँ सर, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें मालूम नहीं। आपने बोला कि D9 चार्ट हाथ से बनाना है मैन्युअली, तो मुझे वो नहीं आता है सर। मैनुअली मतलब उसमें से कुंडली में से निकाल के कॉपी पे बना लो। निकाल, ओके ओके, हाँ सर ये ड्रॉ नहीं करना है, और ड्रॉ भी करना हो तो आप मेरे चैनल पे जाइए, मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी करके एक प्ले लिस्ट है, उसमें आप सभी डिविजनल चार्ट बनाना सीख सकते हो। ठीक है। और सर ये डिग्निटी वाला, ये तो मतलब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इसके बारे में, तो ये मुझे सीखना है। मैं डिग्निटी एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादातर को नहीं आइडिया होगा, कह नहीं रहे मगर अधिकतर को नहीं आइडिया होगा।
जी जी सर जी सनम मैम। थैंक नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर एक ना, जब कोई भी चार्ट एनालाइज करते हैं ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये आती है कि कोई भी इवेंट हैपन हो रहा है ना, तो जैसे वो कई बार क्या होता है, आपको दिख भी रहा होता है नेगेटिव इवेंट, लेकिन वो खुद के साथ नहीं होता, वो रिलेटिव किसी मतलब जो रिलेटेड रिलेटिव होता है ना उसके साथ होता है। सपोज जैसे स्पाउस का ही देखना हो, तो जो स्पाउस का 6 8 12 है, वो हमारा भी तो 6 12 तो आएगा ही आएगा, और सेकंड भी आएगा जो मार्केश होता है, हमारा मारक भाव होता है, और 7 तो ऑब्वियसली आ भी रहा होगा और लगन भी आ रहा होगा, जो हमारा लगन स्पाउस का भी 7th हाउस है। तो हम जैसे ऐसे जैसे 6th हाउस है, तो वो आपके फादर का 12th हो जाएगा, आपके यंगर सिबलिंग का भी वो 6th हाउस हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे जो मल्टीपल ऐसे टाइप का इश्यू आता है कि हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करें कि वो इवेंट आपके साथ होना है। कई बार ऐसा हस्बैंड दिखा की मुझे। कुंडली देख लो ना, उसको भी उनकी में भी हो रहा होगा फिर वो। नहीं वो ठीक है, वो अगर हस्बैंड है तो देख सकते हैं, यंगर सिबलिंग है तो देख सकते हैं, बट अगर हमें खाली अपने एक ही चार्ट से देखना हो तो हमको उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मतलब ये इवेंट हम मतलब श्योरिटी कैसे लाएंगे कि हमारे चार्ट में इसी चार्ट में हो रहा है या इनके किसी रिलेटिव के चार्ट में नहीं, हो रहा है, आपके डिविजनल चार्ट मतलब में भी वो रिलेटिव के appear साथ हो होगा। रहा है। आपके साथ होना है तो डिविजनल में भी अपीयर होगा, अच्छा नहीं तो नहीं होगा अच्छा, अपीयर। डिविजनल चार्ट में जाना पड़ा। हाँ, अच्छा नहीं तो नहीं होगा अपीयर। ठीक है। जी अच्छा अच्छा, कई बार बहुत सारी बार होता है, जैसे फादर का देखना हो, फादर का चार्ट तो है नहीं होता हमारे पास, तो हाँ, मतलब हम अपने ही D12 चार्ट में से चले सपोज जाइए, देखें तो। फादर का D12 से देखिए। अच्छा, तो हम उसके लिए डिविजनल चार्ट्स का यूज यस, करेंगे फिर। डिविजनल चार्ट D12 यदि बता रहा है तो फादर के साथ होगा। डिविजनल चार्ट का यही फायदा है। अच्छा जी जी। ठीक है, ये बहुत बार कंफ्यूजन आता है, बट ये प्रैक्टिस में आएगा तभी पता चलेगा, ये मतलब यही है नहीं नहीं, ना अभी करिए, प्रैक्टिस में अब जैसे हमारी। कुंडली आई हम करेंगे, कुछ पहुंचेंगे हमारी जगह पे, कुछ एक ना एक हर चीज को हम हाँ जी डिस्कस करेंगे 1 2 बार। जी हाँ राजेश जी हाँ जी, वार्ष्णेय जी। ठीक है, थैंक यू सर। वार्ष्णेय जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अभी आपने पाइसिस लगन की कुंडली लगाई थी जिसमें सेकंड लॉर्ड और 9th लॉर्ड मंगल होते हैं, हाँ जी हाँ जी और 7th हाउस में वो कन्या कन्या राशि में बैठे हुए हैं। जी। द्विस्वभाव लगन के लिए 7वां भाव बाधक भाव भी होता है। हाँ होता है। वो समझ में नहीं आया कि वो फंक्शनल बेनिफिक कैसे हुआ फिर। क्यों 9th लॉर्ड है। लॉर्डशिप के हिसाब से 9th लॉर्ड के हिसाब से बेनिफिक किया या प्लेसमेंट के हिसाब से भी प्लेसमेंट किया? से बेनिफिक मेलिफिक का कोई लेना देना नहीं होता। लॉर्डशिप से ही बेनिफिक और मेलिफिक निकालेंगे। बेनिफिक मेलिफिक लॉर्डशिप के बेस पे होता है, ना कि प्लेसमेंट के बेस पे। बस ठीक सर, यही थोड़ा सा करेक्शन हाँ, करना था मुझे। ऑलवेज जो प्लेसमेंट प्लेनेट कहीं भी रखा हो, आपको कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। आपको एक ये लग्न बताइए और उसके बेस पे हम बता देंगे कौन सा प्लेनेट मेलिफिक होगा उसके लिए, कौन बेनिफिक होगा। 9th लॉर्ड है वो आपका बेनिफिक होता है, और साथ में यदि वो आपका सेकंड लॉर्ड हो गया, वो कहीं भी बैठ जाए जाके, चाहे आपको प्लेसमेंट देखने की जरूरत नहीं है। प्लेसमेंट एक्चुअली उसकी डिग्निटी को डिफाइन करेगा। डिग्निटी के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। आप उसकी डिग्निटी जानना चाहते हो तब प्लेसमेंट का रोल है, मगर बेनिफिक मेलिफिक में प्लेसमेंट का कोई रोल नहीं है। मतलब ये हुआ कि वो जहाँ पे गया कुंडली में वहां का गुण धर्म, हाँ वही डिग्निटी हुई उसकी। यस यस, उस जगह पर किन किन का असर है उसके ऊपर, किस भाव में जी जाकर बैठा है, उसके बेस पर डिग्निटी देखेंगे उसकी। जी ठीक सर, थैंक यू। नीलम भारद्वाज में। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर आपने सर एक ना सीरीज अभी करी थी जिसमें हाउस कुंडली एनालिसिस करके कि एक हाउस क्या रिजल्ट देगा, हाँ तो उसमें आपने ये बताया था कि जो बहुत तरीके से एंड देन द प्लैनेट सिटिंग इन द हाउस ओनली गिव्स 20% ऑफ द रिजल्ट। हाँ और उसने बोला था, आपने बोला था कि उसमें फिर उसकी डिग्निटी चाहे वो कैसा भी है तो वो 20% का कितना परसेंट है। तो इसमें जैसे हमने जुपिटर वाला देखा, तो जुपिटर जगह अगर हम इसका रिजल्ट देखेंगे तो वो 9th हाउस के सिर्फ 20% रिजल्ट देगा। हाँ जी हाँ जी। तो उस हिसाब से कैसे देखेंगे सर, मतलब कैसे 9th इसको हाउस के इंटरप्रेट रिजल्ट, करें? जो एक प्लेनेट रिजल्ट देता है वो रिजल्ट देता है 5-6 तरीके के। तो जो प्लेसमेंट जहाँ पर होता है उस पर्टिकुलर जगह के रिजल्ट उसको केवल 20-30% देता है उस भाव के। 20-30% का मतलब ये नहीं है कि उस भाव के सारे रिजल्ट देने की उसकी जिम्मेवारी है। इंटेंसिटी वाइज 20% होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेंगे। 20% का मतलब यहाँ पर ये है कि ये नहीं कि तो सर 9th जी
तो फिर जुपिटर से फिर इसका मतलब जो हम बैड रिजल्ट्स बोल रहे हैं कि वो मैलेफिक देगा या जो लिविंग भाव को सिग्निफिकेंस तो के खराब कर देगा देगा। ना, रिजल्ट से मतलब नहीं है। पर जब भी अच्छा, भाव को ही खराब कर दिया, मगर अपने रिजल्ट फिर 20% कौन से रिजल्ट्स हैं? 9वें भाव के भी रिजल्ट देगा वो ओनली 20%। 20% का मतलब होता है कि एक आपको पर्टिकुलर भाव के रिजल्ट की जो इंटेंसिटी होती है ना परसेंटेज टर्म्स में, पूरे रिजल्ट नहीं दे पाएगा, हल्के फुल्के रिजल्ट मिलेंगे। जैसे जुपिटर 9th हाउस में बैठ गया, अब आपको 9th हाउस में बैठकर वो अपने लॉन्ग ट्रेवल करा देगा आपको, मगर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रेवल कराएगा। आप एक आध बार जाओगे, 9th हाउस के लॉर्ड की तो जिम्मेवारी लॉन्ग ट्रेवल कराना है ना। यदि वो स्ट्रोंग है वहाँ पर प्लेनेट तो आपका ज़्यादा कराएगा, और स्ट्रोंग नहीं है तो वो आपको रिलेटिवली कम ट्रेवल कराएगा, मगर कराएगा जरूर। और ऐसे सर लक भी मतलब इतना नहीं होगा 20%, हम सोचे कि बहुत लक होगा, नहीं होगा, तो लक का भी हम ये ना माने। जी, तो जी। बस सर इसमें एक ही चीज है सर, जैसे आपने और सब चीजों में भी बताया कि ये इसके मूल त्रिकोण के 70% रिजल्ट देता है, उसके 30, तो सर ये परसेंटेज का भी थोड़ा बताइएगा कि परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करें सर। ठीक है, वो मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था एक क्लास में ये वाली बात, तो ये क्योंकि बहुत जगह पे आप परसेंटेजेस बोल रहे हैं, हाँ। सो अगर आप थोड़ा भी इससे बताएंगे तो फिर सर करने में आसानी होगी। जी ठीक है। थैंक यू सर। विजयंती मैम। सर नमस्ते। सर मुझे 3 चीजें बोलनी है। एक तो सबसे पहले सर ये क्लास आपने करा के बहुत अच्छा किया, बिकॉज बहुत सारे कॉबवेब्स थे इतने पढ़ने के बाद भी, 2 साल पढ़ने के बाद भी, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सर। और सेकेंडली आपने ये बोला था कि आप ग्रुप में डाल दीजिए करके, बट ग्रुप में आपने अभी एडमिन ही रखा। कोई मैं कर दूंगा, एक्चुअली बहुत ज्यादा मैसेज आने लग जाते हैं ना, आप ही लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा भी परमिशन नहीं दे रखी थी। अब मैं दे दूंगा परमिशन। जी सर। और एक सर मुझे ये पूछना है, आपने कहा था नेचुरल मैलेफिक्स लिविंग सिग्निफिकेशंस को अफेक्ट करते हैं और नॉन नेचुरल बेनिफिक्स नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस को। तो अभी आपने जब जुपिटर की बात की इस वाले कुंडली में जहाँ पे पाइसेस लग्न था, वहां आपने ये बोला था कि पैर के ऊपर मतलब नीज के ऊपर दर्द करे, तो वो तो लिविंग सिग्निफिकेशन ही है। मैडम 6 लॉर्ड है ना, वो 6 लॉर्ड की वजह से, जुपिटर की वजह से नहीं। ओके ओके। क्योंकि 6 लॉर्ड भी तो है ना वो। जी। तो 6 लॉर्ड तो बीमारी देगा ही देगा ना। तो इसलिए उसको कुछ करना है तो वो लिविंग सिग्निफिकेशन को भी तब थोड़ा अफेक्ट करेगा। किसको देगा? लिविंग सिग्निफिकेशन को तो डिजीज देनी पड़ेगी ना उससे। नहीं, मैंने सोचा शायद डिसीज ना देके सिर्फ बाकी दोनों चीजों में अफेक्ट। वो 6 लॉर्ड की जब भी दशा आएगी आपको छठे भाव के रिजल्ट सब देगा वो। तीनों ही देंगे मतलब सारे और भी जो भी रिजल्ट है सब देगा। कुत्ते भी पालेगा उस समय पर, आपका पेट भी रखेगा घर के अंदर लाकर, या गली वाले पेट को खाना खिलाना शुरू कर देगा उस समय पर। डिसिप्लिन्ड हो जाएगा, एक्सरसाइज करना शुरू कर देगा। बीमारी होगी तो उसको जो डॉक्टर के पास जाएगा वो कहेगा सुबह शाम योगा किया करो, वो योगा करना भी स्टार्ट करेगा। अच्छा किसी भी वजह से करे डेफिनेटली, और थोड़ा वो मोटा भी हो जाएगा, हेल्दी भी हो जाएगा बीमारी की वजह से, क्योंकि जुपिटर अपनी दशा में आपका एक्सपेंशन भी करेगा बॉडी का। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सरोज मैम। सर फंक्शनल मैलिफिक अगर उसी का लॉर्ड भी हुई तो तब नहीं, कोई बात नहीं, कोई भी लॉर्ड उसी भाव में बैठा है ये कह रहे हैं आप? जी जी, तब क्या करेगा? तो ठीक है, जो भाव वो मजबूत हो जाता है वो अपना भाव स्ट्रॉन्ग कर देगा, उसका खुद का प्लेसमेंट अच्छा होगा, खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो वो आपको अच्छी तरीके से मारेगा। बली हो जाएगा ना तो वो मतलब उसके जो अच्छे रिजल्ट है वो भी अच्छे देगा और खराब रिजल्ट भी अच्छे देगा। वो मतलब पूरी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी उसके, वो हिस्सा हो गया स्ट्रेंथ का। षडबल बहुत ज्यादा होगा उसका जब षडबल हम देखेंगे तो, और भाव भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यदि वो आपका मैलिफिक भाव है, सपोज 6th हाउस का लॉर्ड है, तो 6th हाउस के अंदर वो स्ट्रॉन्ग हो गया काफी ज्यादा। तो वैसे तो विपरीत राजयोग बन जाते हैं 6, 8, 12 के अंदर, तो यदि 6, 8, 12 के लॉर्ड अपनी राशि में आकर बैठ जाए, अदरवाइज जैसे स्वराशि के अंदर बैठ गए तो बना देते हैं। और फंक्शनल मैलिफिक यदि नेचुरल मैलिफिक अपनी ही राशि में जाकर बैठ रहे हैं तो वो भाव को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, अब ये मानकर चलिए, और उसका प्लेसमेंट अच्छा है, खुद भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। नहीं, जैसे जुपिटर फंक्शनल मैलिफिक हो गया और नेचुरल बेनिफिक हो गया और 6th हाउस का लॉर्ड हो गया, तो तब भी अच्छे से मारेगा वो। हाँ, वो आपको डिजीज वगैरह बढ़िया देगा।
लेकिन सेफ भी रखेगा। हाँ जी, हाँ जी। और सर जो आप कह रहे हैं ना कि अपने फैमिली मेंबर का चार्ट नहीं देखना चाहिए, तो फिर हम लोग करेंगे क्या फिर? आप अपने आपकी सिस्टर है उनके बच्चों का देखो, अड़ोसी पड़ोसियों का नहीं देखो। तो अपने बच्चों का कौन देखेगा सर, इतना मेहनत करेंगे तो। अपने बच्चों का दिखाने की जरूरत भी नहीं है आपको। अब जब आप एस्ट्रोलॉजी करते हो तो इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि आप कभी पॉजिटिव चीजें नहीं देखोगे, आप चिंता में ही डूबोगे, आपको सब कुछ नेगेटिव दिखेगा उसमें। ठीक है ना, इसलिए मना करते हैं, नहीं देखना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू सर। सूद साहब। सर इसका मतलब ये हुआ कि जुपिटर को हम कैंसर से भी रिलेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल है सर, रिलेटेड 100%। तो उसकी दशा में कैंसर भी आ सकता है? यस, जुपिटर राहु का रोल होता है कैंसर में। जुपिटर तो मेन प्लेनेट है उसके लिए। ओके, थैंक यू। नमस्कार सभी को। आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे ग्रुप पर, मैं भी मैसेज ऑन कर दूंगा। तो एक तो इन्फॉर्मेशन ग्रुप है जिसमें मैं वीडियो और पीडीएफ डालूंगा, एक आपका ग्रुप होगा जिसपे आप सब लोग मैसेज भेज सकते हैं। और कोशिश करें कि न्यूक्लियस डिस्कशन ना करें, बहुत लोग बोर हो जाते हैं, तो फ्रूटफुल डिस्कशन रहेगा तो अच्छा रहेगा। एक मैं जो कुंडली वो दूंगा वो आप सब लोगों ने, सभी लोगों ने करनी होगी, एक सिंगल कुंडली, उसके इवेंट को दशा और ट्रांजिट के बेस पर जस्टिफाई करना है। नहीं जस्टिफाई होगा वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। नमस्कार सभी को।